डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें बताए गए सारे नाम, जगहें, घटनाएं और पात्र लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का अनुवाद और एडिटिंग द नॉवल एक्सप्लेनर टीम ने किया है। नई कहानी जल्द आ रही है। एक आम सी रात थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली, न वो जगह जानी पहचानी थी, न वो शरीर उसका था। वो कभी अमलोक का एक ताकतवर योद्धा था, लेकिन अब एक आम इंसान के शरीर में फंसा हुआ है, इस तेज और शोर भरी दुनिया में। आखिर ये सब कैसे हुआ? किसने उसे वहां से यहां लाकर फंसा दिया? क्या ये कोई साजिश है? अब उसका एक ही मकसद है, सच का पता लगाना, फिर से शक्तिशाली बनना और किसी भी कीमत पर वापस लौटना अपने लोक में। पर यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर जग, हर रहस्य और खतरे होंगे, और जवाब छिपा है उसके ही अतीत में। पूरी कहानी सुनिए अगले महीने से सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिले। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, ये कहानी सिर्फ संडे को आएगी। जब अर्जुन पूरी तरह से आना महारानी अवशेष के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तब शौर्य चौहान मौत के दरवाजे पर खड़ा था। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जो मौत से नहीं डरते थे, और शौर्य चौहान उन बहादुरों में से नहीं था। कुलमाता। शौर्य चौहान के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। ये बूंदें कुलमाता की घातक ऊर्जा के दबाव के कारण निकली थीं। मैं आपको महान महारानी रहस्यमय स्थान के सभी राज बता सकता हूँ, जिसमें वे अनुभव भी शामिल हैं जो मेरे चौहान परिवार के कई योद्धाओं के बलिदान से मिले। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार के लोगों को जाने दें। शौर्य चौहान कुलमाता के साथ एक और आत्मा अनुबंध करने का इरादा रखता था। तुम्हें छोड़ दूं, कुलमाता ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुमने कुटिल चालाकी से मानसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर मानसी ने वह अवशेष खा लिया होता, तो उसमें मौजूद बुरी ऊर्जा उसकी उम्र बहुत कम कर देती। और जब तक मेरे राठौर परिवार को ये सच पता चलता, तब तक तुम्हारा परिवार इसका पूरा फायदा उठा चुका होता, और तब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और ये सारे फायदे सिर्फ तुम्हें, शौर्य चौहान, मिलने वाले थे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम महान महारानी के रहस्यमय स्थान को सौदे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वास्तव में प्राचीन महान महारानी का ही स्थान है? हो सकता है कि यह सिर्फ किसी प्राचीन उजाड़ स्वर्ग मास्टर द्वारा छोड़ा गया स्थान हो। अगर ऐसा है, तो हमें मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। कुलमाता ने अपनी शक्ति बढ़ाई। आखिरकार वह उजाड़ स्वर्ग तकनीक में एक उच्च गुरु थी। हालांकि वह अवशेष के जाल में फंस गई थी, फिर भी वह इस धोखे को समझ सकती थी। अवशेष, जो शुद्ध यांग ऊर्जा से बना था, निश्चित रूप से मानसी की प्राकृतिक यिन मेरिडियंस के लिए उपयोगी होता, लेकिन उसकी छुपी हुई खतरनाक ऊर्जा आसानी से नहीं पहचानी जा सकती थी। शौर्य चौहान समझ चुका था कि कुलमाता उसे आज नहीं छोड़ेगी। वह डर गया था, क्योंकि महान महारानी के रहस्यमय स्थान की जानकारी ही उसकी जान बचाने का आखिरी तरीका था। कुलमाता, ये जूनियर अपने प्राणों की शपथ लेकर कहता है कि महान महारानी का रहस्यमय स्थान वास्तव में असाधारण है। ये निश्चित रूप से महान महारानी से जुड़ा हुआ है। इस बात को आत्मा अनुबंध में लिखा जा सकता है। बस समस्या यह है कि मेरा चौहान परिवार इसे पूरी तरह से खोलने और खोजने में सक्षम नहीं था। यहाँ मौजूद सभी चौहान परिवार के लोगों में से केवल 1000 हाथ एल्डर दादी और मैं ही इस रहस्यमय स्थान के बारे में सब कुछ जानते हैं। शौर्य चौहान की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। क्या चौहान परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय स्थान को पूरी तरह से नहीं खोजा था? अगर चौहान परिवार भी इसे पूरी तरह से नहीं खोल पाया, तो जो हिस्से अब तक नहीं खुले थे, वहां क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं? यह तो निश्चित था कि जो जगह सबसे कठिन होती है, वही सबसे अनोखी होती है। अब तक खोजे गए हिस्सों में प्राचीन उजाड़ स्वर्ग मास्टर की विरासत थी, जिससे कई लोग जलते थे। वहां महान महारानी की प्राचीन औषधि विधि भी मिली थी, जो अधूरी साबित हुई। लेकिन जो स्थान अब तक नहीं खुले थे, वे निश्चित रूप से अद्भुत अवसरों से भरे हुए थे। लोग लालच में आ गए। राठौर परिवार के एल्डर्स के अलावा चौहान परिवार से जुड़े अन्य परिवारों के एल्डर्स भी ईर्ष्या करने लगे। चौहान परिवार उन स्थानों में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन क्या वे कर सकते थे? हालांकि यह असंभव लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से नामुमकिन नहीं था। प्राचीन
महान महारानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी जिसकी चौहान परिवार के पैट्रियार्क से तुलना की जा सके। ये भी संभव था कि उसने महान सम्राट की पारंपरिक सीमाओं को पार कर लिया हो और किसी अज्ञात उच्चतर स्तर तक पहुंच गई हो। कुलमाता ने अपनी आंखें सनकरी कर लीं। अगर रहस्यमयी स्थान का कोई भाग अब तक नहीं खुला था, तो वह राठौर परिवार के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता था। लेकिन कुलमाता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने का तरीका खोजना था। स्थिति एक कठिन निर्णय में बदल चुकी थी। हालांकि कुलमाता इस समय बहुत शक्तिशाली स्थिति में थी, लेकिन वह खुद भी इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, इसे लेकर निश्चित नहीं थी। एक तरफ वह शौर्य चौहान को छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरी ओर वह महान महारानी के रहस्यमय स्थान की जानकारी पाना चाहती थी। अगर हमने चौहान परिवार से दुश्मनी मोल ली है, तो अगर हम शौर्य चौहान को छोड़ देंगे तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। कुलमाता जानती थी कि शौर्य चौहान का स्वभाव खराब हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतिभा असाधारण थी। अभी भी राठौर परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी शौर्य चौहान की प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि मानसी भी बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसकी प्राकृतिक येन टूटी हुई मेरिडियंस एक बड़ी समस्या थी। कुलमाता ने गहरी सांस ली और फिर अचानक अर्जुन की ओर देखा। छोटे मित्र विहान, तुम्हारे हिसाब से इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? कुलमाता के अचानक सवाल करने से सभी लोग चौंक गए। यहाँ तक कि अर्जुन, जो शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यस्त था, वह भी हैरान रह गया। इतने बड़े निर्णय में एक युवा योद्धा से राय लेना बहुत चौंकाने वाली बात थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अर्जुन की शानदार प्रदर्शन और चौहान परिवार की साजिश का पर्दाफाश करने के कारण कुलमाता अब उसे किसी आम युवा की तरह नहीं देख रही थी। वह उसे परिवार की अहम चर्चाओं का हिस्सा मानने लगी थी। यह है, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसने सिर खुजलाया और हिचकिचाते हुए कहा, यह राठौर परिवार के एल का निर्णय होना चाहिए। मेरे लिए इस पर राय देना शायद ठीक नहीं होगा। कुलमाता ने सिर हिलाया। ये सिर्फ राठौर परिवार की बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। तुम्हारी और चौहान परिवार की दुश्मनी अब खत्म नहीं हो सकती, खासकर शौर्य चौहान से। अगर मैंने उसे आज छोड़ दिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह भविष्य में तुमसे बदला लेने आएगा? कुलमाता ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह अर्जुन की भावनाओं का सम्मान करना चाहती थी। अगर शौर्य चौहान को छोड़ दिया जाता, तो राठौर परिवार के लिए खतरा भविष्य में आता, लेकिन अर्जुन के लिए यह खतरा तुरंत हो सकता था। अगर भविष्य में राठौर परिवार की सुरक्षा अर्जुन को न मिले, तो चौहान परिवार उसे निश्चित रूप से खत्म करने की कोशिश करता। इस बारे में अर्जुन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचना शुरू किया। उसकी और शौर्य चौहान की दुश्मनी पहले से ही गहरी थी। एक कहावत है, जब शरीर पर पहले ही बहुत से जू हों, तो एक और से क्या फर्क पड़ता है। सच कहूं कुलमाता, जब आपने मुझसे ये पूछा, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पहले से ही उत्तर है। ये जूनियर मानता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात मिस मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस का इलाज करना है। अर्जुन जानता था कि कुलमाता को भविष्य में शौर्य चौहान के बदले लेने की चिंता थी, लेकिन वह मानसी को ठीक करने के मौके को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। कुलमाता, जो इतनी दूर तक सिर्फ मानसी के इलाज के लिए आई थी, अर्जुन की विचारशीलता से प्रभावित हुई। उसने कहा, छोटे मित्र विहान, जब तक मेरे अंदर जीवन की आखिरी सांस है और जब तक मानसी को राठौर परिवार में स्थान प्राप्त है, राठौर परिवार कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलमाता, मैंने यह नहीं कहा कि हमें शौर्य चौहान को छोड़ देना चाहिए। ओह! कुलमाता की भौहें हल्की सी उठ गईं। ऐसा है, आत्मा अनुबंध का श्राप कुछ दिनों में प्रभावी होता है ना? अर्जुन जानता था कि आत्मा अनुबंध में जो भूतिया सिर दिखता है, वह असल में एक घातक श्राप था। एक बार अनुबंध साइन हो जाने के बाद और जब तक वह पूरा नहीं होता, ये भूतिया सिर धीरे धीरे अनुबंध करने वाले की आत्मा को खाने लगेगा और अंततः वह दर्दनाक मौत मर जाएगा। सिर्फ अनुबंध की शर्तें पूरी होने पर ही यह श्राप खत्म होता। यह प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर थी। जिनकी उच्च स्तर की शक्ति थी, वे 70-80 दिनों तक जीवित रह सकते थे। जिनकी कमजोर शक्ति थी, वे सिर्फ 10-15 दिनों तक जीवित रहते थे। कुलमाता ने हल्के से सिर हिलाया। सही कहा, शौर्य चौहान की ताकत काफी अच्छी है और वह इसे लंबे समय तक सहन कर सकता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ शौर्य चौहान की तारीफ की, लेकिन इस तारीफ ने शौर्य चौहान के दिल में डर पैदा कर दिया। जैसे ही उसने अर्जुन के ठंडे चेहरे और उसकी लाल आंखों को देखा, उसके मन में एक बुरा एहसास हुआ। ये लड़का आखिर क्या करने वाला है? यह ऐसी बात है
इस जूनियर ने सुना है कि चौहान परिवार में एक यातना देने की विधि होती है, जिसे दिल के टुकड़े करने वाली सजा कहा जाता है। इसमें 36 दिनों तक हर दिन अपराधी के शरीर पर 36,000 बार जलती हुई ब्लेड चलाई जाती है। हर दिन के अंत में घावों में एक खास तरह के कीड़े के अंडे रखे जाते हैं। ये अंडे धीरे धीरे शरीर के अंदर जाकर खून और मांस को खाते हैं। जब 36,000 कट पूरे हो जाते हैं तो ये कीड़े नसों और धमनियों के जरिए सीधे दिल तक पहुंचते हैं। वहां हजारों कीड़े दिल को काटते हैं, जिससे अंत में मौत हो जाती है। ये वही सजा थी जिसे कुछ महीनों पहले शौर्य चौहान ने अर्जुन को देने की योजना बनाई थी। लेकिन अब हालात बदल गए थे। शौर्य चौहान का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। चौहान परिवार के सदस्य होने के नाते उसने अपनी आंखों से देखा था कि यह यातना कितनी भयानक होती है। ब्लेड के वार सह लेना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब दिल को खाने वाले कीड़ों के अंडे शरीर में जाते तो वह दर्द मौत से भी ज्यादा भयानक होता था। जब वह इस सजा को देखता था तो उसे इसमें मजा आता था, लेकिन अगर अब वही सजा उसे दी जाने वाली थी तो ये सोचकर ही वह कांप गया। यातना? कुलमाता ने पूछा। वह ये देखकर चौंक गई कि अर्जुन इतनी कम उम्र में भी इतना निर्दयी हो सकता है। अगर हमें उससे सच उगलवाना है तो यातना सबसे अच्छा तरीका है। अगर यह भी काम न करे तो हम खबर फैला सकते हैं कि उसे 10 दिन बाद सजा दी जाएगी, जिससे चौहान परिवार उसे बचाने आ सके। लेकिन उसे छुड़ाने की कीमत होगी रहस्यमयी क्षेत्र की जानकारी। चौहान परिवार शायद ही शौर्य चौहान को यूं ही मरने नहीं देगा, है ना? आखिरकार रहस्यमयी क्षेत्र को चौहान परिवार अकेले नहीं खोल सकता, तो जो चीज उन्हें नहीं मिल सकती वह उनके परिवार के उत्तराधिकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। शौर्य चौहान चौहान परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उसकी कीमत राठौर परिवार में मानसी से भी अधिक थी। कुलमाता कभी भी मानसी को छोड़ने का विचार नहीं करेगी, तो चौहान परिवार का मुखिया भी शौर्य चौहान को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। यह कुलमाता सोच में पड़ गई तो क्या फर्क पड़ा? इससे तो शौर्य चौहान को बचने का मौका मिल जाएगा। फर्क यह है कि इन 10 दिनों में हम यंग मास्टर शौर्य की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। आखिर यंग मास्टर शौर्य बुरी तरह घायल हैं। अगर हम उसके इलाज के बहाने उसे कुछ जहरीली चीजें खिला दें जिससे उसकी भविष्य की शक्ति प्रभावित हो जाए तो। अर्जुन की यह बात सुनकर कुलमाता के चेहरे पर झटका सा महसूस हुआ। ये लड़का तो बिल्कुल मासूम नहीं था। कुलमाता ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा तो अर्जुन ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और मुस्कुराकर कहा, ये जूनियर बस उसे उसके ही तरीके से सबक सिखा रहा है। चौहान परिवार के सभी लोगों को हिरासत में ले लो, कुलमाता ने आदेश दिया। न केवल शौर्य चौहान बल्कि चौहान परिवार के किसी भी एल्डर्स को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। चौहान परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लगे। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका आगे क्या होगा। शौर्य चौहान इस समय डर से कांप रहा था। उसने सिर्फ दिल के टुकड़े करने वाली सजा के बारे में सुना था जो अर्जुन ने जिक्र किया था, लेकिन बाकी बातें जो अर्जुन ने कही थीं, वह कुलमाता को युआन की ट्रांसमिशन से बताई गई थीं। उसे नहीं पता था कि कुलमाता उसके साथ क्या करने वाली थी। कुलमाता, क्या आप कृपया इनकी शक्ति को सीमित कर सकती हैं? अर्जुन ने जोर से कहा। कुलमाता ने सिर हिलाया और शौर्य चौहान और हजार हयालदा दादी के सामने खड़ी हो गईं। दोनों के चेहरे खून से लथपथ थे। उनकी हालत बहुत बुरी थी। ये सुनकर कि उसकी शक्ति को सीमित कर दिया जाएगा, शौर्य चौहान ने अर्जुन को नफरत भरी नजरों से देखा और उसके होंठ हिले। इस समय वह चाहता था कि वह अर्जुन का मांस टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दे। कुलमाता की आंखों में ठंडा प्रकाश चमका और उन्होंने बिजली की तेजी से शौर्य चौहान और हज आ रहा हेल्डर दादी के शरीर पर प्रहार किया। पेंग तेज धमाके के साथ शौर्य चौहान का शरीर कांपा और वह जमीन पर कई बार लुढ़क गया। कुलमाता ने उसकी मेरिडियन को सील कर दिया था। अब शौर्य चौहान की आत्मा घ आयल थी और उसकी शक्ति दबा दी गई थी। वह अब एक साधारण इंसान की तरह हो गया था। असल में कुलमाता चाहती थी कि वह शौर्य चौहान के डेंटिन को नष्ट कर दे, जिससे वह पूरी तरह अपंग हो जाए। लेकिन चूंकि राठौर परिवार उसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने की विधि के बदले में इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए कुलमाता उसे इतनी बुरी तरह से यातना नहीं दे सकती थी। कम से कम जब चौहान परिवार के साथ बातचीत हो तो उसे बाहर से सही सलामत दिखना चाहिए। अगर चौहान परिवार को पता चल गया कि शौर्य चौहान पहले ही अपंग हो चुका है तो वे उसे तुरंत त्याग देंगे और राठौर परिवार से युद्ध छेड़ देंगे। छोटे मित्र विहान, मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूं कि तुम इस मामले को संभालो।
मुझे भरोसा है कि तुम समझदारी से काम लोगे। कुलमाता को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। ये देखकर चौहान परिवार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को बहुत हैरानी हुई। वे सभी रतनगढ़ दुनिया में प्रसिद्ध नाम थे। जब वे किसी छोटे परिवार में जाते तो वहां के मुखिया खुद उनका स्वागत करते। लेकिन अब उनकी किस्मत का फैसला एक जूनियर द्वारा किया जा रहा था। यह उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। राठौर परिवार के 2 एडमिनिस्ट्रेटर को अर्जुन के आदेश मानने के लिए नियुक्त किया गया। अर्जुन ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और सीधे कहा, चौहान परिवार के मेहमानों के लिए कोई साफ और अच्छा गेस्ट हाउस ढूंढो जहां वे रह सकें। और जहां तक इन दोनों की बात है, अर्जुन ने शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी की ओर देखा और कहा, इन्हें किसी कालकोठरी में बंद कर दो। राठौर परिवार के 2 एडमिनिस्ट्रेटर ये सुनकर हैरान रह गए। ये लड़का सच में चीजों को गंभीरता से लेता था। शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी दोनों ही चौहान परिवार के ऊंचे पदों पर थे, लेकिन ये लड़का वास्तव में उन्हें कालकोठरी में कैद करने की योजना बना रहा था। छोटे कमीने, अगर तू कभी मेरे हाथ लगा तो मैं तुझे जिंदा नरक में डाल दूंगी। हजार हाथ एल्डर दादी ने गुस्से में शाप दिया। अर्जुन ने एक एडमिनिस्ट्रेटर की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई इसका मुंह बंद कर दो। ओह! राठौर परिवार के दोनों एडमिनिस्ट्रेटर अवाक रह गए और कुलमाता की ओर देखने लगे। कुलमाता ने बिना किसी भावना के कहा, बस आदेश का पालन करो। आखिरकार राठौर परिवार और चौहान परिवार के बीच पहले ही सारी शिष्टता खत्म हो चुकी थी, तो अब बचा ही क्या था। ये दोनों परिवार पहले से ही दुश्मन थे। अब जब राठौर परिवार को पता चल गया था कि चौहान परिवार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, तो वे चुप कैसे रह सकते थे। योद्धाओं की दुनिया में केवल वही लोग जीवित रहते हैं जो अधिक निर्दयी होते हैं। तभी कोई अपमान से बच सकता है। अगर कोई परिवार सिर्फ इसलिए सब कुछ सहता रहे कि वह एक महान परिवार है, तो अंततः वह किसी और के हाथों नष्ट हो जाएगा। केवल शब्दों में निंदा करना काफी नहीं था। जैसे ही खून से सने शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी को मरे हुए कुत्तों की तरह घसीटकर ले जाया गया, वहां मौज कई बड़े परिवारों के एल्डर्स के माथे पर पसीना आ गया, खासकर वे जो चौहान परिवार के करीबी थे। उनमें सबसे ज्यादा घबराया हुआ सोलंकी परिवार का लंबी भौहों वाला एल्डर था, जिसने चौहान परिवार का खुलकर समर्थन किया था। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि अवशेष में कोई समस्या नहीं थी। इसे साबित करने के लिए उसने मिस्टिक क्रिस्टल हैंड से अर्जुन की सहायता की थी, साथ ही शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी की भी। लेकिन अब जिन 3 लोगों ने अर्जुन की सहायता की थी, उनमें से केवल वही अकेला खड़ा था। लंबी भौहों वाले एल्डर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैं उम्र के कारण धुंधला देख रहा था। हालांकि मैंने आना महारानी के अवशेष के निर्माण में भाग लिया था, लेकिन मैंने केवल इसकी एक छोटी सी प्रक्रिया देखी थी। मुझे सच में उसमें कोई समस्या नहीं दिखी। जिस सोलंकी परिवार से वह एल्डर था, वह राठौर परिवार की तुलना में बहुत कमजोर था। साथ ही उसकी गलती के कारण राठौर परिवार उसे चौहान परिवार का साथी मान सकता था। और यह कोई छोटी बात नहीं थी। अर्जुन को अंदाजा था कि लंबी भौहों वाले एल्डर को वास्तव में अधिक जानकारी नहीं थी। वास्तव में चौहान परिवार के अधिकांश एल्डर्स को भी इस साजिश के बारे में कुछ पता नहीं था। आखिरकार किसी भी गुप्त योजना को सफल बनाने के लिए जितने कम लोग जानते, उतना बेहतर होता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर एल्डर सोलंकी अपनी गलती को बुढ़ापे में दृष्टि कमजोर होने का बहाना बनाकर छुपाना चाहते हैं, तो इस जूनियर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एल्डर, आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं अपनी जान जोखिम में डालकर चौहान परिवार पर सवाल उठा रहा था, तब सभी ने मुझ पर शक किया और मुझे नीचा दिखाया। एल्डर सोलंकी, आपने चौहान परिवार का समर्थन किया और पूरी तरह से आत्मविश्वास में थे, जिससे छोटे मुझे बहुत ही खराब स्थिति में डाल दिया। अगर मुझे खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलता, या बहुत अधिक दबाव के कारण मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता और दुष्ट ऊर्जा को बाहर निकालने में असफल रहता, तो मेरी मौत कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन चौहान परिवार की साजिश सफल हो जाती। कई सालों बाद जब मिस मानसी की इसी वजह से मृत्यु हो जाती, तो राठौर परिवार को भी चौहान परिवार निगल जाता। और फिर यह सब कभी बदला नहीं जा सकता था। हालांकि अर्जुन उसे कोई भयानक सजा नहीं देने वाला था, लेकिन उसे डरा देना भी गलत नहीं था। लंबी भौहों वाले एल्डर ने मन ही मन कड़वाहट महसूस की। ये लड़का किसी को आसानी से नहीं छोड़ता। ये लड़का तो चौहान परिवार के सभी बड़े लोगों के सामने भी शांत था, तो ये दबाव की वजह से गलती कैसे कर सकता था। ये तो साफ है कि यह मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन वह ये बात जाहिर तौर पर नहीं कह सकता था। वह समझा
आ रहा था और अर्जुन के शब्दों के पीछे का इशारा समझ चुका था। उसने कहा, मैं मूर्ख था और एक बड़ी गलती करने वाला था। छोटे दोस्त विहान सही कह रहे हैं। सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा। मैं राठौर परिवार का उचित मुआवजा दूंगा और छोटे दोस्त विहान के लिए भी कुछ विशेष करूंगा। लंबी भौहों वाले एल्डर को अर्जुन को कुछ सामान देकर मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यह लड़का सच में डराने वाला था। इतनी कम उम्र में उसकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक इतनी अविश्वसनीय थी, और अभी अभी उसने अकेले ही चौहान परिवार की पूरी साजिश को खत्म कर दिया था। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग उसके हाथों गिर चुके थे। शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी तो उसके जाल में फंसकर लगभग मर ही गए थे। अगर वह इतनी कम उम्र में इतना शानदार था तो भविष्य में और भी शक्तिशाली बनेगा। सोलंकी परिवार ने चौहान परिवार का समर्थन सिर्फ आपसी स्वार्थ के कारण किया था। वे चौहान परिवार के पीछे चलते थे, लेकिन अगर खुद उन पर हमला हो जाता तो वे उनकी मदद नहीं करने वाले थे। लंबी भौहों वाले एल्डर को अब यकीन था कि अर्जुन भविष्य में बहुत कुछ हासिल करेगा, इसलिए वह उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। एल्डर सोलंकी की बात सुनकर अर्जुन संतुष्ट हुआ। अगर कोई फायदा मिल रहा हो तो उसे लेना चाहिए। ये पूरी तरह जायज था। कुलमाता ने अर्जुन को एक स्नेहपूर्ण मुस्कान दी और कहा, छोटे दोस्त विहान, यह मामला तुम्हारी वजह से ही सुलझा है। राठौर परिवार ने इतने सालों तक रतनगढ़ दुनिया में अपना स्थान बनाए रखा है। हमारे परिवार के नियम साफ हैं, अच्छे कार्यों का इनाम और गलतियों की सजा। तुमने दुष्ट ऊर्जा निकालने में बहुत मेहनत की है, अब जाओ और आराम करो। कल सुबह जल्दी जैद बांस पर्वत पर मुझसे मिलना। कुलमाता को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पास खड़ी मानसी से कहा, मानसी तुम भी साथ आना। जी। मानसी ने हल्का सिर हिलाया। जाने से पहले उसने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हालांकि उसने पहले ही कहा था कि वह अर्जुन पर भरोसा करती है, लेकिन जब अर्जुन ने वास्तव में असंभव को संभव कर दिखाया तो वह बहुत प्रभावित हुई थी। उसने देखा था कि कैसे अर्जुन पूरी तरह शांत था, भले ही रेत घड़ी में बहुत कम रेत बची थी। उसने बिना हड़बड़ाए दुष्ट ऊर्जा को निकालकर उसे उजाड़ जानवर के शरीर में भेज दिया, जिससे उसकी विषाक्तता साबित हो गई। इस पल मानसी के दिल में एक अजीब और अद्भुत एहसास जाग उठा। यह एहसास इसलिए और गहरा था क्योंकि उसने इस लड़के को एक जंगल से निकलत देखा था। उसने उसके अविश्वसनीय विकास को अपनी आंखों से देखा था। धन्यवाद। मानसी के होंठ हल्के से हिले और उसकी कोमल और मीठी आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। अर्जुन को उसकी फुसफुसाहट सुनकर हल्की गुदगुदी महसूस हुई। उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भी धन्यवाद, क्योंकि तुमने अपनी गरिमा और सम्मान दांव पर लगाकर मुझ पर भरोसा किया। मानसी ने कहा, मेरी गरिमा और सम्मान तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। अर्जुन ने जवाब दिया, हो सकता है मेरे लिए ऐसा हो, लेकिन मिस मानसी के लिए यह पूरी तरह अलग बात है। अर्जुन जानता था कि मानसी जैसी पवित्र लड़की कभी भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपनी गरिमा का बलिदान नहीं करती। मानसी हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कुलमाता के साथ चली गई। हरी बांस की घाटी में उसकी खूबसूरत छवि धीरे धीरे ओझल हो गई। जब कुलमाता मानसी के साथ चली गई तब अर्जुन पर तक की चोटी पर ही रुका रहा और उसने इंद्रधनुषी युआन क्यूई बादल में मौजूद शुद्ध यान क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कुछ राठौर परिवार के एल्डर्स भी शुद्ध यांग लॉस का अभ्यास करते थे। वे भी इस युआन क्यूई बादल को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वे केवल 3 घंटे तक ही इसके नीचे साधना कर सकते थे, जिससे उन्हें अधिक लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। छोटे मित्र विहान, क्या तुम भी शुद्ध यांग साधना विधि का अभ्यास कर रहे हो? एक राठौर परिवार के एल्डर ने देखा कि अर्जुन युआन क्यूई बादल के नीचे साधना कर रहा था, तो वे पास आए और पूछा। औषधि परीक्षण प्रतियोगिता के बाद राठौर परिवार में अर्जुन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। इसलिए अब राठौर परिवार के एल्डर्स उससे अधिक सम्मानपूर्वक बात कर रहे थे। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और राठौर परिवार के एल्डर मुस्कुराए। हम उजाड़ स्वर्ग तकनीक के मास्टरों को वास्तव में अपनी युद्ध क्षमताओं को निखारने की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध यांग लॉज बहुत गहरे होते हैं। उजाड़ स्वर्ग तकनीक का अभ्यास ही हमारे अधिकतर समय को घेर लेता है। यदि किसी लॉ का अभ्यास करना हो तो कुछ सरल चुनना बेहतर होगा, जैसे 5 तत्वों के लॉज। उदाहरण के लिए अग्नि तत्व के लॉ बहुत अच्छे होते हैं। युद्ध के दृष्टिकोण से अग्नि तत्व के लॉ शुद्ध यांग लॉज के समान होते हैं। हालांकि वे शक्ति में थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन उन्हें सीखना बहुत आसान होता है। इस तुलना में अग्नि तत्व के लॉ अधिक लाभदायक हैं।
चूंकि उन्हें अर्जुन अच्छा लगा, इसलिए ये राठौर परिवार के एल्डर उसे कुछ मार्गदर्शन देने लगे। उनके अनुसार युवा लोग अक्सर अति महत्वाकांक्षी होते हैं और वे मार्शल पथ को लेकर बहुत भोले होते हैं। वे यिन यांग या स्पेस टाइम जैसे गहरे और कठिन लॉस को चुन लेते हैं और फिर भटक जाते हैं। सीनी ये के सुझाव के लिए धन्यवाद, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। फिर वह शुद्ध यांग क्यूई को अवशोषित करने में लग गया। अर्जुन के इस रवैये को देखकर राठौर परिवार के एल्डर्स चुप हो गए। स्पष्ट था कि यह युवक उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। शुद्ध यांग लॉस को चुनने का मतलब था कि यह लड़का मार्शल पथ में भी ऊंचाइयों को छूना चाहता था। ये बहुत लालच था। उदाहरण के लिए शौर्य चौहान और मानसी जैसे प्रतिभाशाली लोग भी किसी एक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते थे। हालांकि वे उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अच्छे थे, लेकिन वे मुख्य रूप से अपने युद्ध मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे उजाड़ स्वर्ग तकनीक की जट छोटी ईलर सीलिंग तकनीकों को छोड़कर गहरे मार्शल नियमों की साधना करते थे। इस बीच अर्जुन ने इंद्रधनुषी युआन क्यूई बादल की लगभग 1/3 शुद्ध यांग क्यूई अवशोषित कर ली थी। अर्जुन ने यह सावधानी पूर्वक किया। उसन बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके केवल वही शुद्ध यांग क्यूई अवशोषित की जो वैसे भी बादल से बिखरने वाली थी। इस प्रकार यदि कोई महान सम्राट भी इस युआन क्यूई बादल को देखता तो उसे यह पता नहीं चलता कि बैंगन बड़ी ई क्रिस्टल ने इसे चमत्कारी रूप से अवशोषित कर लिया था। इस समय अर्जुन के शरीर में पहले से ही ऊर्जा भर चुकी थी। भले ही महान महारानी अवशेष की शुद्ध यांग क्यूई कोमल थी, फिर भी अर्जुन के शरीर की भी अपनी सीमाएं थीं। बाकी की शुद्ध यांग क्यूई बैंगनी क्रिस्टल के अंदर संग्रहित हो गई। चूंकि शुद्ध यांग क्यूई अत्यधिक संकुचित कंप्रेस्ड हो चुकी थी, इसलिए अब ये सुनहरी बूंदों में बदल गई थी। ये पिघले हुए सोने की तरह लग रही थी और बेहद शुद्ध थी। इन सुनहरी बूंदों को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। इनके सहारे उसका साधना स्तर बहुत तेजी से बढ़ सकता था। अर्जुन पहले से ही काफी समय से युआन फाउंडेशन रियल्म क्षेत्र के शुरुआती चरण में अटका हुआ था। इन सुनहरी बूंदों के अलावा बैंगनी क्रिस्टल में 2 अन्य ऊर्जाएं भी थीं। पहली थी शुद्ध यांग आत्मा, जो अर्जुन ने गिरते हुए सितारा द्वार में प्राप्त की थी। दूसरी थी अत्यधिक ठंडी यिन ऊर्जा। जब अर्जुन को शौर्य चौहान ने जेल में फेंक दिया था, तब उसने अर्जुन को जबरदस्ती 7 विषैला दिव्य यिन गोली खिला दी थी। 7 विषैला दिव्य यिन गोली में अत्यधिक ठंडी यिन ऊर्जा थी। अगर बैंगन बड़ी ई क्रिस्टल ने इसकी ऊर्जा को अवशोषित और संकुचित कंप्रेस न किया होता तो अर्जुन की साधना पूरी तरह नष्ट हो जाती। ये सोचते ही अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब शौर्य चौहान से मिलने का समय आ गया था। शौर्य चौहान ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया था, अब उसे भी वही वापस लौटाने का समय आ गया था। सारी शुद्ध यांग क्यूई अवशोषित करने के बाद भी अर्जुन तुरंत वहां से नहीं गया। उसकी नजर लाल आंखों वाले भेड़िए एक रेड आइड वुल्फ की हड्डियों के ढेर पर गई और उसने उन्हें उठा लिया। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से अर्जुन जानता था कि इन हड्डियों में अब भी काली दुष्ट ऊर्जा छिपी हुई थी। इस काले धुएं को ध्यान से देखने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि यह ऊर्जा न केवल लाल आंखों वाले भेड़िए की जीवन शक्ति और मांस को निगलने के बाद स्थिर थी, बल्कि यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि चूंकि लाल आंखों वाला भेड़िया बहुत कमजोर था, इसलिए इस दुष्ट ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन ये खोज देखकर अर्जुन हैरान रह गया। ये दुष्ट ऊर्जा आखिर थी क्या? ऐसा लग रहा था कि यह बढ़ सकती है। ये बात सुनन में असंभव लग रही थी और काफी डरावनी भी थी। क्या ये दुष्ट ऊर्जा अनंत रूप से बढ़ सकती है? अर्जुन ने ये सोचकर अपना सिर हिलाया और इस संभावना को खारिज कर दिया। चौहान परिवार ने महान महारानी के अवशेष को शुद्ध आत्मा ग्रेड खजाने से बनाया था। उन्हें इससे ज्यादा मूल्यवान सामग्री नहीं मिल सकती थी। इस परिस्थिति में अवशेष से उत्पन्न ये दुष्ट ऊर्जा अनंत रूप से बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकती थी। लेकिन और रय चौहान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए यह पर्याप्त था। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वह कालकोठरी की ओर बढ़ गया। राठौर परिवार की कालकोठरी अपने आप में एक मजबूत किला थी। यह एक एशा धातु से बनी थी और उस पर जटिल रूनिक सरणियां उकेरी गई थीं, जिससे यह अटूट बन गई थी। जो भी इसमें डाला जाता उसकी साधना शक्ति सीमित कर दी जाती। इस कालकोठरी में पहले भी एक भयानक राक्षसी व्यक्ति को कैद किया गया था, जिसने रतनगढ़ दुनिया में बहुत उत्पात मचाया था। उसे यहाँ तब तक बंद रखा गया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। कालकोठरी मृत्यु नरक पर्वत पर स्थित थी, जो राठौर परिवार की 18 मुख्य चोटियों में से एक थी। पर्वत की चोटी से 1000 मीटर लंबी एक गुफा मार्ग नीचे जाता था।
कालकोठरी इस मार्ग के अंत में पर्वत के अंदर गहराई में स्थित थी। दरवाजा खोलो। अर्जुन ने कुलमाता द्वारा दी गई अनुमति का उपयोग कर रके आसानी से कालकोठरी में प्रवेश कर लिया। यहाँ शौर्य चौहान और 1000 हाथ एल्डर दादी को एक बड़ी कोठरी में कैद किया गया था। शौर्य चौहान के हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। ये दृश्य अर्जुन के लिए बहुत परिचित था। शौर्य चौहान के बगल में 1000 हाथ एल्डर दादी हवा में जंजीरों से लटकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह किसी डरावने भूत जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसने पूरी ताकत से उसकी ओर झपटने की कोशिश की। क्लैश! जंजीरें खींच गईं और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद 1000 हाथ एल्डर दादी अर्जुन को छू भी नहीं पाए। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था, मानो वह अर्जुन के मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके चबाना चाहती हो। छोटे बदमाश, इस दिन को याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन को जिंदा नरक बना दूंगी। 1000 हाथ एल्डर दादी अर्जुन से नफरत से भरी हुई थी। आज जो कुछ भी हुआ, सब कुछ अर्जुन की वजह से था। उसके झुर्रीदार चेहरे को देखकर अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही हो कि तुम्हारी शक्ति अब सील कर दी गई है। अब तुम मुझे और धमकी नहीं दे सकती। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और निर्दयता से थप्पड़ मारा। एक तेज थप्पड़ की आवाज के साथ 1000 हाथों एल्डर दादी जोर से दीवार से टकरा गई। उसका चेहरा सूखे काले खून से ढका हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ लग रहा था। लेकिन यह अर्जुन के प्रहार की वजह से नहीं था। यह असर कुलमाता और कुछ राठौर परिवार के एल्डर्स द्वारा किए गए संयुक्त हमले का था। छोटे बदमाश! तस्क! अर्जुन ने अपनी अंगूठी से एक तौलिया निकाला और अपने हाथ से काले खून के धब्बे पोंछे। फिर उसने तौलिया जमीन पर फेंक दिया। तुमने मुझे कितनी बार गालियां दी हैं? शायद 10 या 20 बार। मेरी सहनशीलता सच में बहुत अच्छी है, जो अब तक इसे सहन करता रहा। तुम बूढ़ी चुड़ैल! ये कहते ही अर्जुन ने 1000 हाथ एल्डर दादी की दाहिनी आंख पर एक और निर्दयता से मुक्का जड़ दिया। अर्जुन को अपनी मुट्ठी से शरीर पर प्रहार करने का सुखद एहसास हुआ। 1000 हाथ एल्डर दादी ने क्रोध में अपने दांत भींच लिए और अर्जुन को घूरने लगी। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह अर्जुन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतनी दयनीय हालत में खुद को नहीं पाया था। एक छोटे कीड़े जैसे व्यक्ति से बेरहमी से पीटे जाना। विहान सिन्हा! शौर्य चौहान ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, यह मत भूलो कि कुछ दिनों में मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा। मेरे परिवार के एल्डर्स मेरे बदले महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी का सौदा करेंगे। मैं ये याद रखूंगा कि तुमने मेरे साथ आज कैसा व्यवहार किया है। किसी को भी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। मैं छोटे तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने लिए एक बचाव का रास्ता खुला रखो। शौर्य चौहान चतुर था। उसे पता था कि अगर वह अर्जुन को गाली देगा तो उसे सिर्फ और अधिक शारीरिक यातना झेलनी पड़ेगी। एक समझदार व्यक्ति समय लड़ाई नहीं करता जब परिस्थितियां उसके खिलाफ हों। इसलिए उसने अपनी रिहाई की संभावना को अर्जुन को डराने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि वह उस पर ज्यादा जुल्म न करे। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सिर हिलाया। ये तो सही बात है, लेकिन तुम्हारी बातों के अनुसार मुझे इस समय का पूरा आनंद लेना चाहिए। मुझे तुम्हें पीटकर अपनी भरपाई कर लेनी चाहिए। ये कहते ही अर्जुन ने शौर्य चौहान को एक जोरदार थप्पड़ मारा। अर्जुन का हाथ पूरी तरह से शौर्य चौहान के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज के साथ ही शौर्य चौहान एक तरफ उछलकर गिर पड़ा। वह पहले से ही बुरी तरह घायल था और उसकी साधना शक्ति दबी हुई थी। अर्जुन के थप्पड़ ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसके कानों के पास एक साथ हजारों नगाड़े बज रहे हों। उसका सिर चकराने लगा और वह जमीन पर पड़े पड़े उल्टी करने लगा। उसकी आत्मा को हुए नुकसान के कारण जरा सा बड़ी ही मानसिक बल लगाने या कोई बाहरी आघात झेलने पर उसके जख्मों में दर्द कई गुना बढ़ जाता था और सिर में असहनीय पीड़ा होने लगती थी। तू शौर्य चौहान की आंखें लाल हो गईं। उसने अर्जुन को क्रोध में घूरते हुए कहा, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? अब शौर्य चौहान कोई भी कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 1000 हाथ एल्डर दादी ने अर्जुन को गाली दी थी तो उसे थप्पड़ मिला था। शौर्य चौहान ने अर्जुन को धमकाने की कोशिश की थी, फिर भी उसे मारा गया। अब उसके पास बस नरमी से बात करने का ही विकल्प बचा था। कोई बैर नहीं। अर्जुन के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अर्जुन की बातों ने शौर्य चौहान को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में कोई पुराना बैर था? गहराई से सोचने पर शौर्य चौहान को महसूस हुआ कि यह आदमी अपना चेहरा क्यों छिपा रहा था। उसकी आवाज भी कुछ अलग लग रही थी। शायद वह अपना असली स्वरूप छिपाने की कोशिश कर रहा था।
एक अजीब सा डर शौर्य चौहान के दिल में पैदा हुआ। उसने अर्जुन की आंखों की ओर देखा। अर्जुन का मुखौटा उसकी आंखों को पूरी तरह नहीं छुपा सकता था, लेकिन सिर्फ आंखों से किसी को पहचानना बहुत मुश्किल था। शौर्य चौहान को सिर्फ इतना लगा कि अर्जुन की आंखें उसे जानी पहचानी लग रही थीं, पर उसने उन्हें पहले कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। तू आखिर है कौन? शौर्य चौहान अब अर्जुन की पहचान को लेकर शक करने लगा था। अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन को उससे कोई पुरानी दुश्मनी थी। शौर्य चौहान को यकीन नहीं था कि एक 15 साल का बच्चा उससे किसी भी तरह से जुड़ा हो सकता है। शायद अर्जुन के परिवार को उसने मार दिया था, लेकिन अफसोस शौर्य चौहान इतना निर्दयी था कि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। इस वजह से उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी, और वह तुरंत यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि अर्जुन असल में कौन है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए आगे झुककर शौर्य चौहान का हाथ पकड़ लिया। तू क्या कर रहा है? शौर्य चौहान इस समय पूरी तरह निर्बल था। उसकी हालत टिमटिमाती लौ जैसी थी जो कभी भी बुझ सकती थी। वह अर्जुन का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसे अपनी उंगलियों में तेज दर्द महसूस हुआ। अर्जुन ने उसकी अंतरिक्षीय अंगूठी इंटरस्पेशल रिंग निकाल ली। अर्जुन, शौर्य चौहान की अंतरिक्षीय अंगूठी में उसकी आधी से ज्यादा दौलत थी। शौर्य चौहान जैसा व्यक्ति जो चौहान परिवार का वारिस था, स्वाभाविक रूप से बहुत अमीर था। उस समय जब शौर्य चौहान ने अर्जुन को पकड़ लिया था तो उसने अर्जुन की अंगूठी को देखने की भी जरूरत नहीं समझी थी, क्योंकि अर्जुन उसके सामने बहुत गरीब था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब शौर्य चौहान की अंतरिक्षीय अंगूठी अर्जुन के लिए बेहद आकर्षक थी। वह इस अंगूठी में रखी हुई कीमती चीजों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, और जब वह एक कदम आगे बढ़ चुका था तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अर्जुन ने 1000 हाथ एल्डर दादी की अंतरिक्षीय अंगूठी भी छीन ली। दोनों अंगूठियां बेहद उच्च गुणवत्ता की थीं। उनका अंदरूनी भंडारण स्थान अर्जुन की अंगूठी से 10 गुना बड़ा था, और अर्जुन जो अंगूठी पहन रहा था वह उसे मानसी ने आत्मा पोषण करने वाली गोली के साथ दी थी। अगर अर्जुन इस अंगूठी को सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में पहनता तो यह अंतर और भी बड़ा होता। वाह, क्या शानदार अंगूठी है! अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय शौर्य चौहान और 1000 हाथ एल्डर दादी का गुस्से से बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था कि गुस्से से उनके फेफड़े फटने वाले हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब राठौर परिवार ने उन्हें कैद किया था तो उन्होंने उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उनकी अंगूठी नहीं छीनी थी। रतनगढ़ दुनिया में शक्तिशाली परिवार अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते थे, इसलिए वे ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये सामंती सम्मान और शिष्टाचार अर्जुन की नजरों में कोई मायने नहीं रखता था। शौर्य चौहान और 1000 हाथ एल्डर दादी की अंतरिक्षीय अंगूठी उनके मानसिक संपर्क मेंटल कनेक्शन से जुड़ी थी। अगर कोई उनकी अंगूठी को छूता तो उन्हें इसका एहसास हो जाता। अगर दूसरे व्यक्ति की मानसिक शक्ति उनसे कमजोर होती तो वह अंगूठी को खोल भी नहीं सकता था। लेकिन इस समय शौर्य चौहान की स्थिति पूरी तरह अलग थी। वह आत्मिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। वह मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की एक भी सील ठीक से नहीं बना सकता था। अर्जुन ने शौर्य चौहान की अंतरिक्षीय अंगूठी में अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा डाल दी और बेरहमी से उसकी आत्मिक छाप स्पिरिचुअल कनेक्शन को मिटा दिया। शौर्य चौहान जोर से चीख पड़ा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। जिस पल अर्जुन ने उसकी मानसिक छाप मेंटल कनेक्शन मिटाए, शौर्य चौहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग का एक टुकड़ा अचानक काट दिया गया हो। दर्द इतना भयानक था कि उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। उसके दिल में असीम नफरत भर गई। उसे अपने जीवन में कभी इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी। उसका शरीर गंभीर रूप से घायल था, उसकी शक्ति दबा दी गई थी और वह अंधेरे कालकोठरी में कैद था। जो अद्भुत महिला उसकी होने वाली थी वह उससे छिन चुकी थी। इसके बाद उसे एक तुच्छ व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा, फिर उसकी अंतरिक्षीय अंगूठी छीन ली और अब उसने उसकी मानसिक छाप भी मिटा दी। इस समय अर्जुन बड़ी बेख्याली से शौर्य चौहान की अंतरिक्षीय अंगूठी टटोल रहा था। शौर्य चौहान अपनी अंगूठी को लूटते हुए देख रहा था और इस बेइज्जती ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आंखें फट जाएंगी। अर्जुन ने जल्दी से शौर्य चौहान की अंगूठी की जांच पूरी कर ली और कुछ महत्वपूर्ण चीजें खोज निकाली। पहली बड़ी ईज़ थी एक ढेर सारी जेड स्क्रॉल्स। इन स्क्रॉल्स के अंदर अलग अलग शक्तिशाली युद्ध तकनीकें और विरासत थी। इनमें से कुछ शौर्य चौहान के परिवार के लिए बेहद मूल्यवान थीं।
इन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार के योगदान अंकों की जरूरत पड़ती थी। इनमें लगभग 4-5 विरासत स्क्रॉल थे। इसके अलावा एक प्राचीन ज़ैड स्क्रॉल भी था जिस पर बहुत जटिल रून बने हुए थे। जब अर्जुन ने उसकी जांच की तो पता चला कि यह प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक की विरासत थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यह शौर्य चौहान के परिवार ने महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र से चुराई थी। इसके अलावा अर्जुन को बहुत सारे अमृत एलिक्सियर्स भी मिले। ये सभी बहुत कीमती थे और इनकी शीशियों में आत्मा को पोषण देने और घाव भरने वाली दवाएं थीं। लेकिन असली खजाना तो अब सामने आना बाकी था। अर्जुन को 3 बड़े संदूक मिले। ये संदूक किसी विशेष धातु से बने थे और इनकी बाहरी सतह पर सील लगे हुए थे। अर्जुन ने सोनिक डेथ ब्लेड का उपयोग करके ताले तोड़ दिए। फिर एक जोरदार लात मारकर संदूक का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, शुद्ध और शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी युवान ऊर्जा पूरे कालकोठरी में फैल गई। इन संदूकों के अंदर थे उजाड़ अस्थि अवशेष। ये अस्थि अवशेष बहुत शुद्ध गुणवत्ता के थे और उनकी मात्रा भी बहुत अधिक थी। हालांकि वे बहुत दुर्लभ नहीं थे, लेकिन 3 बड़े संदूक भरने के लिए पर्याप्त थे। योद्धाओं की दुनिया में एक समान गुणवत्ता वाले उजाड़ अस्थि अवशेषों का उपयोग अक्सर सामान्य मुद्रा के रूप में किया जाता था। शौर्य चौहान ने इनका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं किया था, बल्कि ये उसकी निजी संपत्ति थी जिसे वह शहर में घूमने और मौज मस्ती करने के लिए खर्च करता था। अर्जुन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तीनों बड़े संदूकों को अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी में रख लिया। अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज हथियार। शौर्य चौहान तलवार का उपयोग करता था। अर्जुन ने एक नीली तलवार निकाली। ये शौर्य चौहान की साथी तलवार थी। अपनी साथी तलवार अर्जुन के हाथ में देखकर शौर्य चौहान की आंखें लाल हो गईं। यह उसकी अंतरिक्षीय अंगूठी की सबसे कीमती चीज थी। यह तलवार शौर्य चौहान को उसके पिता ने उसके वयस्क होने पर उपहार में दी थी। चौहान परिवार के मुखिया का उपहार, तो यह निश्चित रूप से बेहद कीमती था। बहुत बढ़िया तलवार, अर्जुन ने सराहना करते हुए कहा। अर्जुन ने नीली तलवार को बाहर निकाला। जैसे ही उसने इसे लहराया, शौर्य चौहान का शरीर कांप उठा। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली और उसकी उंगलियों के नाखून हथेलियों में धंस गए। उसकी प्रिय तलवार अब अर्जुन के हाथ में थी। यह एहसास ऐसा था जैसे उसकी सबसे प्रिय स्त्री, जो केवल उसकी होनी चाहिए थी, अब किसी और के हाथ में चली गई हो। विहान, तुझे बहुत बुरी मौत मिलेगी, शौर्य चौहान ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तभी उसे अपनी आत्मा में गहरा दर्द महसूस हुआ, जैसे 10,000 किलो का हथौड़ा उस पर पड़ा हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शौर्य चौहान की कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर अर्जुन ने उसकी तलवार से जुड़ा मानसिक निशान हटा दिया। अर्जुन ने बिना समय गंवाए तलवार अपने पास रख ली। उसे वैसे भी एक अच्छी तलवार की जरूरत थी। पहले दिव्य शहर के एल्डर्स ने उसे एक तलवार और सेबर देने का वादा किया था, लेकिन शहर पर उजाड़ जानवरों के हमले के कारण वह मामला टल गया था। हालांकि शौर्य चौहान की अंगूठी में कई खजाने मिलने के बावजूद अर्जुन को महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यह स्वाभाविक था, क्योंकि यह रहस्य किसी साधारण प्रशिक्षण विधि की तरह नहीं था जिसे ज़ेड स्क्रॉल में संग्रहित किया जा सके। शौर्य चौहान की अंगूठी देखने के बाद अर्जुन ने 1000 हाथ एल्डर दादी की अंगूठी देखने का फैसला किया। हालांकि उसकी शक्ति दबा दी गई थी, लेकिन उसकी मानसिक ऊर्जा अब भी मजबूत थी। उसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अर्जुन ने उसे एक बार आजमाया, लेकिन वह उसके मानसिक निशान को नहीं हटा सका, बल्कि उसे उल्टा मानसिक झटका लगा और उसकी आत्मा में हल्का दर्द हुआ। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और दादी की ओर देखा। वह छोटे उसे से उसे घूर रही थी और हंसते हुए बोली, छोटे लड़के, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा मानसिक निशान मिटा सकते हो? ये कभी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने पूरी ताकत से उसके मुंह पर लात मार दी। धड़ाम, तेज धमाके के साथ दादी का सिर कालकोठरी की पत्थर की दीवार से जा टकराया। आह! दादी दर्द से चीख उठी और उसे जकड़े हुए लोहे की जंजीरें जोर जोर से खड़कने लगी। अर्ज, छोटे ऊना ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने बार बार अपना पैर उठाया और दादी के चेहरे पर हमला किया। उसकी शक्ति छीनी जा चुकी थी और बिना ऊर्जा रक्षा के वह बस एक कमजोर बूढ़ी औरत थी। वह अर्जुन के क्रूर हमले सहन नहीं कर सकती थी। दादी इतनी पिट चुकी थी कि उसकी सोचने की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। उसी समय अर्जुन ने उसके मन की कमजोरी का फायदा उठाया और उसकी अंगूठी से मानसिक निशान हटा दिया। अर्जुन ने अंगूठी को अपने हाथ में लिया और सिर हिलाते हुए बोला, आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रही थी?
तुम पहले ही कैद में हो, तुम्हारी शक्ति छीन ली गई है। फिर भी तुम इस अंगूठी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी? अर्जुन ने पूरी तरह से दादी की अंगूठी की जांच की, उसकी नाराज आंखों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। इस अंगूठी में तो और भी ज्यादा खजाना था। इसमें 5 बड़े बक्सों में उजाड़ अस्थि अवशेष भरे हुए थे। कई शक्तिशाली प्रशिक्षण विधियां, हथियार और औषधियां थीं। उनकी गुणवत्ता शौर्य चौहान की अंगूठी से भी बेहतर थी। अर्जुन को आखिरकार एक सेबर भी मिल गया जो वह चाहता था। ये सेबर दादी द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि यह उसकी संग्रह की हुई वस्तुओं में से एक था। ये सेबर गहरे खून के रंग का था। इसकी हैंडल पर एक जीवंत भूतिया चेहरा बना हुआ था, जिससे ये बेहद डरावना लग रहा था। सेबर की धार पर लिखे थे शब्द रक्त कमल सेबर। अर्जुन ने इसे लहराया और इससे निकलती खून जैसी चमकती लहरें एक खूनी तूफान जैसा एहसास करा रही थीं। इस सेबर ने निश्चित रूप से बहुत से लोगों का खून पिया था। सिर्फ इसकी हिंसक ऊर्जा ही इसे एक भयानक हथियार बना रही थी। बहुत बढ़िया सेबर। अर्जुन खुश था। इस सेबर पर कोई मानसिक निशान नहीं था, इसलिए अर्जुन ने खुशी से इस पर अपना निशान अंकित कर दिया। छोटे लड़के, मैं तुझे मारकर तेरी हड्डियों का चूर्ण बना दूंगी, दादी ने गुस्से में चिल्लाया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी जंजीरें जोर जोर से खड़खड़ा रही थीं, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी खोज जारी रखी। वह हर औषधि की शीशी खोलकर सूंघने लगा। अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मिल गया। अर्जुन ने एक नीले जैड की बोतल खोली। जैसे ही उसने बोतल को हल्का सा झुकाया, एक चमकती हुई बर्फीली नीली गोली बाहर निकली जो ठंडी ऊर्जा से भरी हुई थी। ये गोली अर्जुन के लिए कभी न भूलने वाली थी, क्योंकि उसे कभी पहले ये जबरदस्ती खिलाई गई थी। इसका नाम था 7 जहरीली दिव्य यिन गोली। 7 जहरीले दिव्य यिन गोली वास्तव में जहरीली नहीं थी। इसमें सिर्फ बेहद ठंडी यिन ऊर्जा थी जो बहुत दबाव डालने वाली थी। अगर कोई बिना साधना शक्ति वाला व्यक्ति इसे निगल लेता तो उसकी नसें फट सकती थीं और उसकी साधना हमेशा के लिए नष्ट हो सकती थी। जब अर्जुन ने 7 जहरीले दिव्य यिन गोली को हाथ में लिया तो 1000 हाथ हेल्डर दादी और शौर्य चौहान के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि अर्जुन इस गोली को पहचान पाएगा, क्योंकि यह गोली बेहद कीमती थी और इसे शौर्य चौहान के परिवार ने गुप्त रूप से तैयार किया था। उनके अनुसार अर्जुन जैसा कोई साधारण व्यक्ति कभी भी इससे परिचित नहीं हो सकता था। अर्जुन गोली को उंगलियों में छोटे मारने लगा। सिर्फ इसे पकड़ने से ही उसके शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। अर्जुन को अब भी वो एहसास याद था जब 2 महीने पहले ये ठंडक उसकी हड्डियों में समा गई थी। तब ठंडक उसके शरीर की हर नस और ऊर्जा केंद्र दांतियंत में दौड़ गई थी। उसे इतना गहरा ठंडा दर्द महसूस हुआ था कि वह उसकी आत्मा तक में समा गया था। यहाँ तक कि अर्जुन की शुद्ध यांग ऊर्जा भी तेजी से इस ठंडी ऊर्जा के प्रभाव में आकर कमजोर पड़ने लगी थी। इससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर कांपने लगा था और उसकी भौहों व बालों पर बर्फ जम गई थी। फिर धीरे धीरे उसके काले बाल सफेद हो गए थे। अर्जुन की पीठ शौर्य चौहान की तरफ थी। वह अपनी 2 उंगलियों के बड़ी ईचा गोली पकड़े हुए था। जेल की मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसे गोली के पार झांकते हुए दिखाई दिया कि यह क्रिस्टल जैसी चमकदार थी। उसके अंदर से झिलमिलाती रोशनी गुजर रही थी जो देखने में बेहद सुंदर लग रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सनकरी कर लीं। ये वही गोली थी जिसे शौर्य चौहान ने उसे जबरदस्ती खिलाई थी, जिससे वह असहनीय दर्द में चला गया था और मरने की कगार तक पहुंच गया था। अर्जुन ने काफी देर तक इस गोली को ध्यान से देखा। पीछे 1000 हाथ हेल्डर दादी और शौर्य चौहान एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन क्या कर रहा था। ये लड़का 7 जहरीले दिव्य यिन गोली में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? कहीं वह इसे पहचान तो नहीं गया? शौर्य चौहान के दिल में डर पैदा होने लगा। इस खतरनाक गोली का इस लड़के के हाथ में होना, जबकि वह पूरी तरह असहाय था, उसे बेचैन कर रहा था। असंभव, ये छोटा दुष्ट किसी नामी खानदान का नहीं है। यह तो पहली नजर में ही समझ आता है। यह जरूर किसी छोटे गांव या किसी कोने में पड़ा हुआ मामूली व्यक्ति होगा जिसे मास्टर शेन ने खोज निकाला होगा। इसकी इतनी औकात नहीं कि यह 7 जहरीले दिव्य यिन गोली को पहचान सके। ये तो इसे कोई कीमती खजाना समझ रहा होगा। 1000 हाथ हेल्डर दादी ने अर्जुन की पृष्ठभूमि को तुच्छ समझते हुए उसे पूरी तरह नकार दिया। रतनगढ़ दुनिया में बड़े खानदानों का ये लोगों में एक तरह की श्रेष्ठता की भावना होती थी। वे सोचते थे कि उनका ज्ञान और धरोहर इतनी विशाल है कि आम लोग कभी उनके बराबर नहीं हो सकते। इसलिए 1000 हाथ हेल्डर दादी को अर्जुन से घृणा थी। उसकी नज़र में
अर्जुन एक तुच्छ कीड़े से अधिक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसी के हाथों में गिरकर वह बहुत ही गुस्से से भर गई थी। अर्जुन ने अचानक कहा, तुम दोनों की अंगूठियों में मुझे रहस्यमयी क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं मिली। ये सुनकर शौर्य चौहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या ये कोई नई बात थी। बेशक उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अभी अर्जुन को और भड़काना ठीक नहीं था। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों इस बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो, अर्जुन ने आगे कहा। शौर्य चौहान ने मन ही मन कहा, वाह क्या जबरदस्त खोज की है इसने। शौर्य चौहान जानता था कि रहस्यमय क्षेत्र की जानकार बड़ी ही उसका एकमात्र जीवन रक्षक सहारा था। वह इसे किसी भी हाल में उजागर नहीं करेगा। जैसे ही शौर्य चौहान ये सोच रहा था, अर्जुन अचानक पीछे मुड़ा और उसने शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी को एक नटखट मुस्कान के साथ देखा। शौर्य चौहान के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के इस भाव का क्या मतलब था। इसी समय हजार हाथ एल्डर दादी ने कड़वे स्वर में कहा, छोटे लड़के, अटर्नल फ्रो एस्ट तलवार को शौर्य को वापस कर दो और आत्माशीत रेशम गोली मुझे लौटा दो। ये दोनों वस्तुएं तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के हाथों में अपवित्र हो रही हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जब मेरा चौहान परिवार तुमसे समझौता करने आएगा तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। अटर्नल फ्रॉस्ट तलवार शौर्य चौहान की साथी तलवार थी, जो वही नीली तलवार थी जिसे अर्जुन ने अपने पास रखा था। ये शौर्य चौहान की सबसे कीमती चीज थी। अगर चौहान परिवार समझौते के लिए आता तो उनका इस तलवार को वापस मांगना बिल्कुल सामान्य बात होती। लेकिन यह आत्माशीत रेशम गोली। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका। क्या वह सच में आत्माशीत रेशम गोली को पकड़ रहा था? हजार हाथ एल्डर दादी की गंदी आंखें उसके हाथ में पकड़ी साथ जहरीली दिव्य यीन गोली को देख रही थीं। ये देखकर अर्जुन को अचानक उस बूढ़ी औरत की चाल समझ आ गई। तुम कह रही हो कि मेरे हाथ में आत्माशीत रेशम गोली है? वह थोड़ा हैरान दिखा और उसने अपने हाथ में पकड़ी गोली को देखा। तुम्हें क्या लगता है? हजार हाथ एल्डर दादी ने घृणा से हंसते हुए कहा, कैसा गंवार लड़का है, किसी अच्छे परिवार का भी नहीं है। क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कुछ प्रतिभा है? तुम कीमती चीजों को पहचान भी नहीं सकते। तुम तो आत्माशीत रेशम गोली तक नहीं पहचान सकते। उसकी आवाज में मजाक और तिरस्कार भरा हुआ था। आत्माशीत रेशम गोली बहुत प्रसिद्ध थी। इसके अलावा हजार हाथ एल्डर दादी की अंगूठी में एक जेड स्क्रॉल भी था, जिसमें इस गोली की जानकारी दी गई थी। ये गोली देखने में 7 जहरीली दिव्य यीन गोली से बहुत मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि एक अनुभवी औषधि विशेषज्ञ भी पहली नज़र में इनमें फर्क नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों गोलियों के प्रभाव एकदम अलग थे। आत्माशीत रेशम गोली एक बहुत ही उत्तम औषधि थी। इसे बनाना बेहद कठिन था और इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए होती थी वह महान महारानी अवशेष की सामग्री से बस थोड़ी कम कीमती थी। आत्माशीत रेशम गोली तुम्हारे जैसे व्यक्ति के किसी काम की नहीं है। तुम सिर्फ एक साधारण प्रशिक्षु हो जिसकी लड़ाई करने की शक्ति कुछ भी नहीं है। ये गोली तुम्हारे लिए बेकार है। इसे मुझे लौटा दो, नहीं तो जब कुछ दिनों बाद समझौते की बातचीत होगी तो हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। तुम्हारा राठौर परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। तुम अभी राठौर परिवार में रह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि कुलमाता तुम्हारी इस मूर्खता को सहन करेगी? हजार हाथ एल्डर दादी की बातों में तर्क था। उसकी बातें इतनी विश्वसनीय लग रही बड़ी ही थी कि एक पल के लिए अर्जुन को भी उन पर भरोसा हो जाता। लेकिन अर्जुन ने हल्के से सिर हिला दिया। आत्माशीत रेशम गोली, 7 जहरीली दिव्य यीन गोली। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता जिसकी जानकारी सीमित होती तो वह इन दोनों गोलियों में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन अर्जुन खुद पहले 7 जहरीली दिव्य यीन गोली निगल चुका था। उस भयानक ठंडक का दर्द जो उसकी हड्डियों तक में समा गया था उसे अब भी याद था। तो फिर वह इस गोली को कैसे गलत पहचान सकता था? तुम कह रही हो कि यह आत्माशीत रेशम गोली है? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। आत्माशीत रेशम गोली एक दुर्लभ औषधि थी। हजार हाथ एल्डर दादी का ये नाटक सिर्फ उसे भ्रमित करने के लिए था, ताकि वह इस गोली को गलत पहचान ले। अर्जुन के चेहरे की ठंडी मुस्कान और उसकी छेड़खानी भरी आवाज सुनकर हजार हाथ एल्डर दादी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इस लड़के को कुछ पता चल गया था? वह चाहती थी कि अर्जुन ये सोचे कि उसके हाथ में आत्माशीत रेशम गोली है। अगर अर्जुन उसकी अंगूठी में और खोजबीन करता तो उसे शीत आत्माशीत रेशम गोली के बारे में जानकारी देने वाला जेड स्क्रॉल मिल जाता, जिस में ये 7 जहरीली दिव्य यीन गोली जैसी ही दिखाई देती। इस तरह अर्जुन को बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास हो जाता।
जेड स्क्रॉल में लिखा था कि कमजोर स्तर के योद्धा भी आत्माशीत रेशम गोली का उपयोग कर सकते हैं। वे इसे पानी में घोलकर पी सकते हैं। जब ये गोली पानी में घुलकर सूप बन जाती तो इसकी औषधीय शक्ति धीरे धीरे फैलती और यहाँ तक कि एक कमजोर योद्धा भी इसे पी सकता था। हजार हाथ एल्डर दादी को विश्वास था कि अर्जुन बहुत लालची है। जितना वह इस गोली को कीमती बताएगी, जितना वह कहेगी कि चौहान परिवार इसे वापस मांगेगा, उतना ही वह इसे अपने पास रखेगा। वह इसे गुप्त रूप से छुपाकर खुद ही इसका सेवन करेगा। लेकिन असल में वह 7 जहरीली दिव्य यीन गोली पी जाएगा। जैसे ही इसकी ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करेगी, उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और उसकी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। यही वह परिणाम था जिसकी हजार हाथ एल्डर दादी को उम्मीद थी। नामुमकिन। उसके जैसे लड़के के लिए 7 जहरीली दिव्य यीन गोली और आत्माशीत रेशम गोली में फर्क कर पाना असंभव है। लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ओह, तो यह आत्माशीत रेशम गोली है। इतनी कीमती चीज मैं कैसे खा सकता हूं? अगर मैंने इसे खा लिया तो समझौते के दौरान चौहान परिवार इस मुद्दे पर जरूर अड़ेगा। तब मेरी इज्जत चली जाएगी और समझौता बिगड़ सकता है। अगर माँ छोटे ऊझे महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की कोई खबर नहीं मिली तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। अर्जुन का ये जवाब सुनकर हजार हाथ एल्डर दादी और शौर्य चौहान चौंक गए। बूढ़ी औरत को डर था कि कहीं अर्जुन को शक न हो जाए, इसलिए उसने ये नाटक किया था। लेकिन यह उल्टा पड़ गया। ये लड़का इतनी जल्दी अपना रवैया कैसे बदल सकता है? अब वे दोनों सोचने लगे कि किसी तरह अर्जुन को 7 जहरीली दिव्य यीन गोली खाने के लिए कैसे मजबूर किया जाए बिना उसे शक हुए। लेकिन तभी वह शौर्य चौहान के पास गया और मुस्कुराकर बोला, दरअसल तुम दोनों की हालत सच में बहुत बुरी है। तुम लोग राठौर परिवार के मेहमान हो, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल हो। मुझे तब छोटे उम्र लोगों के लिए बुरा लग रहा है। चूंकि यह आत्माशीत रेशम गोली इतनी कीमती है तो मैं इसे तुम्हें खिला देता हूं। इससे तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी ताकि राठौर परिवार की मेहमान नवाजी पर कोई उंगली न उठा सके। ये कहते ही अर्जुन ने शौर्य चौहान का मुंह जबरदस्ती खोल दिया। तब तुम क्या कर रहे हो? शौर्य चौहान डर के मारे कांपने लगा। लेकिन अर्जुन ने मासूमियत से कहा, तुम्हारी मदद कर रहा हूं। फिर अर्जुन ने जबरदस्ती 7 जहरीली दिव्य यीन गोली उसके मुंह में डाल दी। जैसे ही गोली शौर्य चौहान की जीभ को छुई, भयंकर ठंड उसके शरीर में फैलने लगी। वह बुरी तरह डर गया। उसके होंठ सफेद पड़ गए, चेहरा मुरझा गया। उस बड़ी ही आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। नहीं, रुको। शौर्य चौहान पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, लेकिन अर्जुन की पकड़ से वह खुद को छुड़ा नहीं सका। गोली उसके मुंह में पिघलने लगी और उसकी ऊर्जा नसों और रक्त में घुलने लगी। लड़के, रुक जाओ! हजार हाथ एल्डर दादी चिल्लाई, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। छोटे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। बूढ़ी औरत गुस्से में अर्जुन पर झपटी, लेकिन अर्जुन ने एक ही लात मारकर उसे दीवार से टकरा दिया। धड़ाम! हजार हाथ एल्डर दादी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। उसने देखा कि उसका प्यारा पोता अपनी सारी शक्ति खोने वाला था। उसका चेहरा डर और गुस्से से भर गया। तब तुझे कैसे पता चला कि यह कौन सी गोली है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं 7 जहरीली दिव्य यीन गोली को पानी में भी पहचान सकता हूं। यह सुनकर बूढ़ी औरत अवाक रह गई। उसे यह कैसे पता चला? उसे तो गोली का नाम तक मालूम था। इस बीच गोली अब भी शौर्य चौहान के मुंह में थी। वह उसे निगलने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। शौर्य चौहान ने पहले कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। पहले वह दूसरों की किस्मत का मालिक था। उसे लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला करने की ताकत रखने का एहसास बहुत पसंद था। कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, वह वही करता जो उसे सही लगता। लेकिन अब उसकी खुद की जिंदगी किसी और के हाथ में थी। चाहे वह कितना भी विनती करे या झुक जाए, उसका भाग्य अब दूसरा व्यक्ति तय कर सकता था। यह एहसास उसे पागल कर देने की कगार पर ला रहा था। नहीं, नहीं, शौर्य चौहान ने बड़ी मुश्किल से कहा। वह स्वभाव से अहंकारी था और बचपन से ही उसे बहुत सम्मान मिला था। उसने पहले कभी ऐसा अपमान महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे झुकना पड़ रहा था। उसकी मौजूदा चोटों के साथ अगर उसने 7 जहरीली दिव्य यीन गोली निगल ली तो उसकी साधना नष्ट हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं था। अर्जुन ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसने हवा में हाथ घुमाया, केवल अपने मानसिक बल से उसने दिव्य यीन गोली को अपनी सोच से नियंत्रित कर लिया। रुको, जल्दी से रोको!
हजार हाथ एल्डर दादी बहुत चिंतित थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका सबसे प्रतिभाशाली पोता अर्जुन के हाथों बर्बाद हो जाए। ये गोली शौर्य की साधना को नष्ट कर देगी। अगर शौर्य बर्बाद हो गया तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। चौहान परिवार फिर तुम्हें महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी कभी नहीं देगा। और मैं भी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हजार हाथ एल्डर दादी ने घबराते हुए कहा। कुलमाता की योजना के अनुसार वे शौर्य चौहान को न मारना चाहते थे और न ही उसकी शक्ति को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। उन्हें अब भी उससे महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी के बदले सौदा करना था। शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी यह बात जानते थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि अर्जुन बस उसे शारीरिक कष्ट देगा लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा औषधीय शक्ति शौर्य चौहान के शरीर में जा रही थी, हजार हाथ एल्डर दादी डर गई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं उसे पूरी तरह से नष्ट कैसे कर सकता हूँ। आखिर मुझे अब भी यंग मास्टर शौर्य से रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी लेनी है। अर्जुन के ये शब्द सुनकर हजार हाथ एल्डर दादी ने राहत की सांस ली। कम से कम ये लड़का पूरी तरह से अपना दिमाग नहीं खो चुका था। लेकिन जब अर्जुन ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा तो हजार हाथ एल्डर दादी गुस्से से बोली, तो जल्दी से रुको। अगर यह और ज्यादा देर तक चला तो शौर्य की साधना हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ और उस लड़की की टूटी हुई मेरिडियंस नहीं जुड़ पाई तो राठौर परिवार तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे योगदान के बावजूद वे तुम्हें मनमानी करने देंगे? वह लड़की ही है जो राठौर परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर तुमने उनकी योजना खराब कर दी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी बात में दम है, अर्जुन ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, 7 जहरीली दिव्य यीन गोली की औषधीय शक्ति धीरे धीरे शौर्य चौहान के शरीर में समाने लगी। शौर्य चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। धीरे धीरे ठंडक भरी ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी। उसकी भौहों पर बर्फ जमने लगी थी। अर्जुन ने आगे कहा, चौहान परिवार को यह विश्वास दिलाने के लिए कि शौर्य चौहान अभी भी उपयोगी है, मैंने पहले ही ये तय कर लिया है कि मैं उसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खत्म करूंगा। इसके साथ ही मैं उसकी मेरिडियन में कुछ अंदरूनी चोटें छोड़ दूंगा। फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन की यह बात सुनकर हजार हाथ एल्डर दादी का दिल धक से रह गया। शौर्य चौहान जिसने ये सुना, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिर गया हो। एक महान प्रतिभाशाली योद्धा के लिए अगर उसकी मेरिडियंस में छोटी भीतरी चोट रह गई तो वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपने युग का सबसे बड़ा योद्धा नहीं बन पाएगा। ऐसे में उसके परिवार में उसकी स्थिति बहुत गिर जाएगी। पागल लड़के, तुम पागल हो चुके हो। हजार हाथ एल्डर दादी गुस्से से कांप उठी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शौर्य की थोड़ी सी प्रतिभा नष्ट करके परिवार के बड़े लोग रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? चौहान परिवार केवल उस व्यक्ति को महत्व देता था जो उनका अगला वारिस बन सकता था। शौर्य चौहान की जगह कोई और आ सकता था तो उसका चौहान परिवार के लिए महत्व बहुत कम हो जाएगा। चौहान परिवार का मुखिया सिर्फ अपनी पसंद की वजह से रहस्यमय क्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण चीज नहीं सौंप सकता था। बिल्कुल, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस एक हल्की अंदरूनी चोट छोड़ दूंगा जो उसकी प्रतिभा पर थोड़ा सा असर डालेगी। यह आसानी से नजर नहीं आएगा। और फिर क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे इसे छिपाने में? अर्जुन की यह बात सुनकर हजार हाथ एल्डर दादी और शौर्य चौहान को ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस ठहाके मार रहा हो। अर्जुन ने उन पर छुरा घोंपा था, फिर भी उन्हें ही इसे छिपाने के लिए कह रहा था। क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है? लेकिन इस स्थिति में उन्हें सच में इसे छिपाना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि चौहान परिवार उन्हें छोड़ सकता है। चाहे शौर्य चौहान हो या हजार हाथ एल्डर दादी, वे मरना नहीं चाहते थे। वे किसी तरह से राठौर परिवार से बचना चाहते थे। भले ही वे कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वे डरते थे कि चौहान परिवार उनके जीवन की बजाय रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी को चुन लेगा। इस स्थिति में हजार हाथ एल्डर दादी और शौर्य चौहान यह नहीं चाह सकते थे कि परिवार को उनके अंदरूनी घावों के बारे में पता चले। इसके अलावा अगर सोचें तो 7 जहरीली दिव्य यीन गोली को पूरी तरह से नहीं निगला गया था, सिर्फ थोड़ा सा ही लिया गया था, इसलिए चोटें इतनी गंभीर नहीं होंगी। वे कुछ संसाधनों का उपयोग करके इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते थे।
लेकिन फिर भी इससे शौर्य चौहान की साधना की गति धीमी हो जाती और उसके भविष्य की ऊंचाइयों पर गहरा प्रभाव पड़ता। इस बारे में सोचकर ही शौर्य चौहान का दिल तड़प उठा। उसे इस लड़के के हाथों इतना कुछ सहना पड़ा था, फिर भी उसे ही इसे छिपाना था। यह ऐसा था जैसे किसी के दांत तोड़ दिए जाएं और फिर भी उसे निगलने पर मजबूर कर दिया जाए। शौर्य चौहान के अंग रसीन पीड़ा और घृणा जल उठी। उसे पता था कि इन गोली के औषधीय असर ने पहले ही उसके दांतिन डैंशन को अपूरणीय क्षति पहुंचा दी थी। और तभी अर्जुन ने अचानक छोड़ दिया। अब इन गोली अर्जुन की मानसिक शक्ति से नियंत्रित नहीं थी। शौर्य चौहान ने अपने जबड़े को हल्का महसूस किया और तुरंत जमीन पर लुढ़क गया, गोली उगल दी। ऊग शौर्य चौहान ने अपनी गर्दन पकड़ ली और उल्टी करने की कोशिश करते हुए जमीन पर पड़ा रहा। वह शरीर में जा चुकी औषधीय शक्ति को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन एक बार जब इन गोली का असर शरीर में चला जाए तो ठंडी ऊर्जा गहराई तक मेरिडियन और दांतिन में समा जाती है। इसे बाहर निकालना असंभव था। कई बार उल्टी करने के बाद भी कुछ नहीं निकला। शौर्य चौहान अब जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। शौर्य चौहान अचानक ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में अथाह नफरत थी जो अर्जुन की ओर उठी। उसने अपन बड़ी जिंदगी में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। यहां तक कि जो नफरत उसने शेफर्ड बॉय से की थी, वह भी इस नफरत का सिर्फ 1% थी। और जब उसने शेफर्ड बॉय के बारे में सोचा तो उसका दिल डूब गया। कुछ महीने पहले शौर्य चौहान ने शेफर्ड बॉय को खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन अंत में शेफर्ड बॉय ने 10,000 एम्पीरल किंग को मार डाला। इसके कारण चौहान परिवार के कुछ लोगों ने शौर्य चौहान का विरोध किया और उसकी आलोचना की। इस वजह से शौर्य चौहान पर भारी दबाव पड़ा। हालांकि चौहान परिवार के मुखिया ने आकर मामला दबा दिया। शौर्य चौहान को शेफर्ड बॉय से गहरी नफरत थी, और यह सब एक और युवक के कारण हुआ था। ये वही था जिसने उस जादूगर लड़की को बार बार बचाया था। इसी वजह से उसने शौर्य चौहान को विचलित कर दिया था और शेफर्ड बॉय को मौका दे दिया था। अगर ऐसा न होता तो शौर्य चौहान को शेफर्ड बॉय को खत्म करने के लिए जाल बिछाने की जरूरत ही न पड़ती। अब जब शौर्य चौहान ने याद किया कि उसने इस युवक के साथ क्या किया था, उसने पहले उसे कालकोठरी में डाला और 10 दिन की समय सीमा तय कर दी। फिर उसने खबर फैलाई कि छोटी ही 10 दिन बाद वह दिल को चीरने की सजा देगा ताकि उजाड़ जाति उसे बचाने के लिए आए। कालकोठरी में युवक को जंजीरों से बांध दिया गया और जबरदस्ती 7 जहरीली इन गोलियां खिलाई गईं। शौर्य चौहान चाहता था कि युवक की साधना बर्बाद हो जाए, ताकि अगर वह बच भी जाए तो भविष्य में कोई खतरा न बने। 7 जहरीली दिव्यहीन गोली इस काम के लिए एकदम सही थी। यह कोई नहीं जान सकता था, इसलिए ये सबसे उपयुक्त विकल्प था। अब जब उसने गहराई से सोचा तो उसका मौजूदा अनुभव बिल्कुल वैसा ही था जैसे सब कुछ दोहराया जा रहा था। इतिहास का यह आश्चर्यजनक संयोग खुद शौर्य चौहान के ऊपर दोहराया गया था। क्या ये हो सकता है? शौर्य चौहान ने अचानक अर्जुन की ओर खून से भरी हत्यारे जैसी नजरों से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी हुई थी। उसके सामने मौजूद 2 आंखें धीरे धीरे कुछ महीनों पहले वाले उस युवक की आंखों से मेल खाने लगीं जिनमें नफरत भरी हुई थी। वे दोनों 15 साल के थे और ये युवक 7 जहरीले दिव्यहीन गोली को पहचानता था। हाँ, उसकी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद वह इसे कैसे पहचान सका? उसे इतना पक्का विश्वास कैसे था कि यह आत्मा शीत रेशम गोली नहीं थी? क्योंकि उसने इसे पहले खाया था। वह अपनी पुरानी नफरत को याद कर रहा था। अब अपनी योजनाओं के जरिए उसने शौर्य चौहान के सामने वैसी ही स्थिति दोबारा बनाई ताकि उसे एहसास हो सके। तब जो कुछ शौर्य चौहान ने उस युवक के साथ किया था, वह अब बिल्कुल वैसे ही उसके साथ हो रहा था। ये तुम हो, तुम वही कमीने हो। आहा! शौर्य चौहान पागलों की तरह चीखते हुए अर्जुन की ओर झपट पड़ा, लेकिन उसे अर्जुन का एक जोरदार घूंसा मिला। धड़ाम! अर्जुन का मुक्का शौर्य चौहान के चेहरे पर पड़ा। उसका चेहरा एक रंगीन घर जैसा हो गया, पूरी तरह नीला और काला, और उसकी नाक से खून बहने लगा। शौर्य चौहान फिर से जमीन पर धड़ाम से गिर गया, लेकिन इस बार वह कड़वी हंसी हंस रहा था। ये तुम हो, वही कमीना। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं वही तुम्हारा गला घोंट देता। नहीं, अगर मुझे पहले ही इसका एहसास हो जाता तो मैं तुम्हें उजाड़ जाति को फंसाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वहीं तुम्हारा दिल चीर देता। मैं तुम्हें मरने नहीं देता। मैं तुम्हें बार बार यातनाएं देता, 1000 बार, 10,000 सालों तक। मैं तुम्हें मौत मांगने पर मजबूर कर देता। आहा!
मुझे तुमसे नफरत है। नफरत। शौर्य चौहान पागलों की तरह जमीन खुरचने लगा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं और उनके छिलने से खून निकलने लगा। पुह! बिना किसी चेतावनी के शौर्य चौहान के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह लगभग पागलपन की स्थिति में था। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। ऊपर से अर्जुन ने जबरदस्ती उसे 7 जहरीले दिव्य यीन गोली का एक हिस्सा निगलवा दिया था, जिससे ठंडक उसके शरीर में फैल गई थी। अब क्रोध ने उसकी आत्मा को जला दिया और इस वजह से उसने खून उगल दिया। ये सचमुच गुस्से से खून उगलना था। जब आम इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो उन्हें अत्यधिक क्रोधित कर देती है, तो वे गुस्से से मर भी सकते हैं। अब अर्जुन शौर्य चौहान का मानसिक दानव बन चुका था। जब तक अर्जुन जीवित था तब तक शौर्य चौहान की आत्मा जलती रहेगी। अर्जुन, मैं शौर्य चौहान कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जीते जी मौत से भी बदतर हालात में डाल दूंगा। अर्जुन ने शौर्य चौहान की ओर देखा। शौर्य चौहान ने आखिरकार उसे पहचान लिया था, लेकिन अर्जुन को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और न ही उसने इसकी परवाह की, क्योंकि अर्जुन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। अपने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए अर्जुन ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतार दिया। जैसे ही मुखौटा हटा, शौर्य चौहान ने एक बहुत ही परिचित लेकिन सबसे अधिक नफरत किए गए चेहरे को देखा। अर्जुन, ये सच में तुम हो? शौर्य चौहान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए, जिससे खून निकलने लगा। तुमने तो 7 जहरीले दिव्य यीन गोली निगल ली थी। फिर भी तुम्हारी शक्ति खत्म क्यों नहीं हुई? शौर्य चौहान को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ महीने पहले अर्जुन को बचा लिया गया था, लेकिन शौर्य चौहान के हिसाब से अर्जुन को अब अपंग होना चाहिए था। उसके लिए ऐसी जिंदगी जीना मौत से भी बदतर होता। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मामूली इंसान, जिसे वह किसी भी समय कुचलकर मार सकता था, आज उसके सामने खड़ा होगा और उसकी किस्मत पर पूरा नियंत्रण रखेगा। जो कुछ भी उसने अर्जुन के साथ किया था, वही अब उसके साथ हो रहा था। जैसे कि कुछ महीने पहले उसने जिस चींटी को बिना सोचे समझे कुचल दिया था, वही चींटी अब उसे कुचल रही थी। एक चींटी का इंसान को रौंद देना, यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। कुछ महीने पहले जब शौर्य चौहान ने अर्जुन से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी, तो उसने कभी कल्पना बड़ी ही नहीं की थी कि ऐसा चौंकाने वाला उलटफेर हो सकता है। असंभव, असंभव, ये कैसे संभव हो सकता है? शौर्य चौहान बार बार यही दोहराने लगा, जैसे किसी नशे की हालत में हो। अर्जुन ने उसकी कलाई को हल्के से पकड़ा और शांत स्वर में कहा, सीनियर शेफर्ड बॉय की एक अनोखी चिकित्सा पद्धति है। साथ ही मेरी अनोखी आंखों की शक्ति से मैंने उन्हें मार्गदर्शन दिया, जिससे वे मेरी मेरिडियंस को ठीक कर सके। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। पर तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपनी ठीक होने की बात को शेफर्ड बॉय के ऊपर डाल दिया। शेफर्ड बॉय के पास असाधारण क्षमताएं थीं। वह पहले भी चौहान परिवार के बड़े एल्डर्स द्वारा बनाए गए युद्ध क्षेत्र बैटल फॉर्मेशन में बिना किसी परेशानी के आ जा सकता था, भले ही वह मृत्यु स्वर्गीय क्रांति से पीड़ित था। ऐसे में अर्जुन को ठीक कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि दूसरों के लिए रहस्यमयी थी। वह कुछ भी कह सकता था और लोग उस पर विश्वास कर लेते। अब जब शौर्य चौहान को अर्जुन की असली पहचान पता चल गई थी, तो वह पूरी तरह टूट गया था। उसका मुंह खुला रह गया, चेहरा पीला पड़ गया और वह एक निर्जीव स्थिति में गिर पड़ा। पहले ही वह गंभीर रूप से घायल था, फिर लगातार उकसावे और यातना से वह बुरी स्थिति में आ चुका था, और अब यह अंतिम घातक झटका उसे पूरी तरह तोड़ चुका था। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक सम्राट के लिए किसी भिखारी को मारने का आदेश देना बहुत साधारण बात होती, लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही महीनों में वही भिखारी बगावत कर देगा, सम्राट को बंदी बना लेगा और उसे यातनाएं देगा। उस सम्राट की मानसिक स्थिति क्या होगी? इसे मानसिक टूटन कहना भी पर्याप्त नहीं होगा। ये 7 जहरीली दिव्य यीन गोली अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने शौर्य चौहान को नजरअंदाज किया और हजार हाथ एल्डर दादी की ओर देखा। हजार हाथ एल्डर दादी घबरा गई। उसके सफेद बाल खड़े हो गए। छोटे बदमाश तुम! इससे भले कि हजार हाथ एल्डर दादी अपने शब्द पूरा कर पाती, अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसकी मानसिक ऊर्जा से 7 जहरीली दिव्य यीन गोली सीधे उड़कर हजार हाथ एल्डर दादी के मुंह में चली गई। आह! हजार हाथ है! एल्डर दादी चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसने पूरी कोशिश की कि वह उल्टी कर सके, लेकिन वह गोली पहले ही उसके पेट में जा चुकी थी। भयानक ठंडी ऊर्जा धीरे धीरे उसकी रक्त वाहिकाओं में समाने लगी।
जैसे ही दवा का प्रभाव उसके शरीर में फैला, दादी कांपने लगी। उसके सूखे होंठ सफेद पड़ गए और उसकी भौहों और चेहरे पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी। हजार हाथ हेल्डर दादी ने शौर्य चौहान से भी ज्यादा 7 जहरीली दिव्य येन गोली निगल ली थी, लेकिन उसकी बुनियाद शौर्य चौहान से कहीं बेहतर थी। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खुली रखी और ध्यान से देखा कि दवा का असर उसके शरीर में कैसे फैल रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि दवा का प्रभाव संतुलित था। यह उसकी कुछ उम्र कम कर देगा, लेकिन पूरी तरह से उसकी शक्ति को नष्ट नहीं करेगा। हालांकि ठंडी ऊर्जा उसके रक्त वाहिकाओं में घुस गई थी, जिससे उसके बल में भारी कमी आ गई थी। तू बहुत भयानक मौत मरेगा, हजार हाथ हेल्डर दादी ने कांपते हुए कहा। उसकी हर सांस के साथ बर्फीले कण बाहर निकल रहे थे, लेकिन अर्जुन के लिए उसकी गालियां किसी मच्छर के काटने जैसी थीं। जब कोई हार जाता है और कुछ नहीं कर सकता, तो गालियां देना ही उसकी आखिरी ताकत होती है। अर्जुन ने देखा कि दवा का प्रभाव धीरे धीरे दादी की ऊर्जा को खत्म कर रहा था। उसने अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी छुई और कुछ पुराने, लगभग सड़े हुए जानवरों की हड्डियां बाहर निकाली। अब बस एक आखिरी काम बाकी था। अर्जुन ने लाल आंखों वाले भेड़िए रेड आइड वुल्फ की हड्डियां उठाईं, जिनमें काली दुष्ट ऊर्जा भरी थी। एक विचार के साथ उसने गनी क्रिस्टल से उस काले धुएं को बाहर निकाला। जैसे ही हजार हाथ हेल्डर दादी और शौर्य चौहान अपने दर्द में व्यस्त थे, अर्जुन ने चुपचाप उस काली ऊर्जा को शौर्य चौहान के दिल में घुसा दिया। स्विश! वह काला धुआं एक भूत की तरह चुपचाप शौर्य चौहान के शरीर में समा गया। एक पल के लिए शौर्य चौहान का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन फिर कोई खास बदलाव नहीं दिखा। अर्जुन नहीं चाहता था कि शौर्य चौहान या हजार हाथ हेल्डर दादी यह जान पाए कि वह इस काली ऊर्जा को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। अगर उन्हें ये पता चलता तो यह एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होती। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। भले ही वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इंतजार करना पसंद था। उसे अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द खत्म करना पसंद था, ताकि वह निश्चिंत होकर रह सके। अर्जुन खुद को कभी भी कोई महान व्यक्ति नहीं मानता था। अगर उसे किसी से दुश्मनी थी तो वह जरूर बदला लेता। वह ये दिखावा नहीं करता कि वह बहुत महान और उदार है, जबकि असल में वह किसी से नफरत करता हो। कहा जाता है कि किसी महान व्यक्ति के लिए बदला लेने के लिए 10 साल भी बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अर्जुन को यह बात बेकार लगती थी। अगर बदला जल्द लिया जा सकता है तो कोई 10 साल तक इंतजार क्यों करेगा। अर्जुन आराम से कालकोठरी से बाहर निकला। जैसे ही वह कालकोठरी के दरवाजे पर पहुंचा, उसने एक लड़की को देखा, मानसी राठौर। मानसी हमेशा की तरह अपनी सफेद बेदाग पोशाक पहने खड़ी थी। अंधेरी कालकोठरी के दरवाजे पर वह बिल्कुल अलग सी लग रही थी, जैसे किसी परी को गलती से नर्क में भेज दिया गया हो। अर्जुन को देखकर मानसी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम शौर्य चौहान से मिलने गए थे? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। कुलमाता असल में शौर्य चौहान को जिंदा छोड़ना चाहती थी, ताकि वे उससे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी ले सकें। लेकिन अर्जुन के खतरनाक विचार की वजह से उन्होंने पहले शौर्य चौहान को प्रताड़ित करने और फिर उसे छोड़ देने की योजना बनाई। मानसी को इस बारे में पता था। मानसी ने देखा कि अर्जुन ने अपना मुखौटा उतार दिया था। इसका मतलब था कि अब शौर्य चौहान को अर्जुन की असली पहचान पता चल गई थी। ये सोचकर मानसी के चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान आए और उसने कहा, जो भी तुम्हारा अपमान करता है वह जरूर बुरी किस्मत का शिकार होगा। उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओह! अर्जुन ने असहज महसूस किया और हल्का सा माथा सिकोड़ा। हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी मानसी को यह एहसास हो गया कि वह क्या कर रहा था, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो। क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? मानसी हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल नहीं। दुश्मन के साथ दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुमने किया वह सही था। सच कहूं तो तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। तुम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती, और कई बार तो ऐसी बातें भी सोच लेते हो जो मेरे दिमाग में नहीं आती। मेरी शक्ति तुमसे ज्यादा है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरी रक्षा कर रहे हो। ये कहते हुए मानसी हल्का मुस्कुराए। यह एक अजीब सा एहसास था। उसका बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा था। हालांकि कुलमाता उसके प्रति अच्छी थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ऊंचे पद पर थी। वह राठौर परिवार के आंतरिक मामलों की निर्णायक थीं, जिससे मानसी को उनके सामने हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती थी। कुलमाता के बहुत सारे पोते पोतियां थे और मानसी उनमें से बस एक थी।
जब पहली बार मास्टर शेन उसके जीवन में आए तो उसे लगा कि वह किसी पर भरोसा कर सकती है। लेकिन मास्टर शेन आखिरकार एक एल्डर थे, उनकी सुरक्षा मिलना सामान्य था। अब पहली बार उसे एक ऐसे युवा से सुरक्षा महसूस हो रही थी जो उसी पीढ़ी का था। यह एहसास बहुत अनोखा था। जब राठौर परिवार की मुलाकात पहली बार अर्जुन से हुई थी तो मानसी बहुत हैरान हुई थी। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसे बचाएगा और उसकी किस्मत को बदलने में मदद करेगा। ये किसी सपने जैसा था। इस बार तुमने पूरी तरह से शौर्य चौहान को अपना दुश्मन बना लिया है। अब वह तुम्हारा खून पीने और तुम्हें मारने के लिए बेताब होगा। आगे से सावधान रहना, मानसी ने गंभीर होकर अर्जुन को चेतावनी दी। अर्जुन पहले से ही यह बात जानता था, इसलिए उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनकी औषधि परीक्षा को बिगाड़ा और यही काफी है कि वे मुझे मारना चाहेंगे। भले ही मैं आगे कुछ न करूं, तब भी वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बार शौर्य चौहान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसके लिए युवा पीढ़ी का नेता बने रहना आसान नहीं होगा। शौर्य चौहान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी आत्मा और शरीर दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके शरीर में ठंडा जहर फ्रॉस्ट पॉइजन फैल गया था। उसका क्रोध अब एक मानसिक दानव बन गया था, जिससे वह गुस्से में खून तक उगल चुका था। इन सब चीजों का असर शौर्य चौहान पर जरूर पड़ेगा, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। चलो मेरे साथ ज़ैड बांस शिखर चलो। अगले कुछ दिनों तक तुम वहीं रह सकते हो। कुलमाता तुमसे बात करना चाहती हैं। और हाँ, जल्द ही शौर्य चौहान के परिवार के लोग यहाँ आने वाले हैं। वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानकारी लाने की योजना बना रहे हैं। मानसी की बातों से अर्जुन सोच में पड़ गया। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी के लिए शौर्य परिवार इतनी जल्दी काम कर रहा था। इससे ये साबित होता है कि शौर्य चौहान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। यह अच्छी खबर थी। क्या वास्तव में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मानसी का इलाज करने का कोई अच्छा तरीका मिल सकता था? ज़ैड बांस पर्वत शिखर हरे भरे बांस के पेड़ों से घिरा हुआ था। बांस के इस जंगल के बीच में एक छोटा सा टॉवर था, जिसका नाम ज़ैड बांस लिटिल टॉवर था। ये जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन देखने में बेहद सुंदर थी। यही वह स्थान था जहां कुलमाता निवास करती थीं। कुछ महान एल्डर्स जो केवल अपनी आयु बढ़ाने और साधना में लीन रहते थे, उन्हें छोड़कर कुलमाता ही असल में राठौर परिवार की प्रमुख थीं। इस कारण ज़ैड बांस लिटिल टॉवर ही वह स्थान था जहां राठौर परिवार की सबसे ऊंची शक्ति केंद्रित थी। इस समय ज़ैड बांस लिटिल टॉवर के भीतर कुलमाता अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। दो दासी उनके पास खड़ी होकर उनके कंधों की मालिश कर रही थीं। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह सोने ही वाली हों। पहली नजर में कुलमाता किसी धनी परिवार की सामान्य बूढ़ी महिला लगती थी, जो अपनी उम्र के कारण अक्सर ऊँघने लगती है। कुलमाता एक राजसी पोशाक पहने एक महिला अंदर आए और कुलमाता को प्रणाम किया। यह महिला मानसी की एल्डर दादी शकुंतला राठौर थीं। ओह शकुंतला! कुलमाता ने हल्के से आंखें खोलीं और उसे देखकर सिर हिलाया, इशारा किया कि वह बैठ जाए। मानसी की एल्डर दादी की बहन शकुंतला राठौर पहले राठौर परिवार और चौहान परिवार के विवाह संबंध की पक्षधर थीं। हालांकि बाद में ये साबित हो गया कि चौहान परिवार के इरादे बुरे थे। फिर भी शकुंतला राठौर जैसे लोगों को कोई सजा नहीं दी गई, केवल डांट फटकार लगाई गई। आखिरकार चौहान परिवार के पक्ष में बहुत से लोग थे, यहाँ तक कि स्वयं कुलमाता ने भी अंतिम क्षणों में मां नसी को औषधीय अवशेष खाने का आदेश दिया था। इस गलती को भूल जाने के लिए कुलमाता ने 3 दिनों तक आत्ममंथन किया था। कुलमाता, यह उस विहान के बारे में है, शकुंतला राठौर ने नापसंदगी के साथ कहा। वह अभी भी अर्जुन को लेकर बुरी सोच रखती थी। ओह! कुलमाता ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। उन्हें लग रहा था कि शकुंतला राठौर कुछ अच्छा नहीं कहेंगी। क्या बात है उसके बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिल। बड़ी ई है। उसका असली नाम अर्जुन है और वह पूर्वी क्षेत्रों में पैदा हुआ था, और वो भी उन पिछड़े इलाकों में जहां वह एक बेहद साधारण नागरिक था। उसका जन्म बहुत ही साधारण और निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। पर यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एक सौतेली बहन भी है, जिसका उपनाम अलग है। और वह बहन उजाड़ जाति से है, और वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उजाड़ जाति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती है। जब उसकी बहन की असली पहचान उजागर हुई, तब अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन को बचाने की कोशिश की ताकि वह भाग सके। उसने उजाड़ जाति के एक जासूस को छिपकर हमला करने का मौका दिया।
इस वजह से उसे कैद कर लिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि शेफर्ड बॉय से उसका कोई संबंध है। कुछ दिनों बाद शेफर्ड बॉय खुद आया, ये जानते हुए कि उसे मानवों द्वारा घेर लिया जाएगा, फिर भी उसने अर्जुन को बचाया और अपने साथ ले गया। इस कारण उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसलिए मुझे शक है कि अर्जुन असल में एक उजाड़ जाति का जासूस है। वह हमारे राठौर परिवार में किसी बुरी मंशा के साथ आया है। शकुंतला राठौर ने अपनी बातें रखीं, जिससे कुलमाता का माथा और ज्यादा सिकुड़ गया। तुमने ये सब सुना कहाँ से? वो शकुंतला राठौर थोड़ा झिझकी, फिर बोली, मैं कालकोठरी में शौर्य चौहान से मिलने गई थी। ये सब मुझे शौर्य चौहान ने बताया। शौर्य चौहान? कुलमाता की भौहें तन गईं। अब वह इतनी आसानी से शौर्य चौहान की बातों पर विश्वास नहीं करने वाली थी। हालांकि अगर उसने झूठ बोला होता तो यह आसानी से उजागर हो सकता था। आखिर अर्जुन के गुरु मास्टर शेन को इस बारे में पूछा जा सकता था। इसके अलावा किसी को पूर्वी क्षेत्रों में भेजकर भी ये सच्चाई आसानी से पता की जा सकती थी। तो उसकी एक उजाड़ जाति की बहन है। कुलमाता को लगा कि यह बात शायद सच थी। जहां तक बात थी अर्जुन द्वारा उजाड़ जाति के जासूस को बचाने की, उन्हें लगा कि यह बात शायद शकुंतला राठौर या शौर्य चौहान ने जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर बताई थी। उस समय अर्जुन को कैद करने वाला शौर्य चौहान ही था। सही है ना? कुलमाता तुरंत मामले की गंभीरता को समझ गईं। उन्हें पता था कि कुछ समय पहले शौर्य चौहान पूर्वी क्षेत्रों में था। चूंकि उसे अर्जुन के बारे में इतनी स्पष्ट और गहरी जानकारी थी, इसका मतलब था कि शौर्य चौहान खुद इसमें शामिल था। समझ गई। शौर्य चौहान की अर्जुन से दुश्मनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपना नाम बदल लिया और यहां तक कि नकाब भी पहना। कुलमाता, आप सच में भविष्य दृष्टा हैं। यही सच है। शकुंतला राठौर ने तुरंत उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, इसलिए अर्जुन हमारे राठौर परिवार का उपयोग सिर्फ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदला लेने के लिए कर रहा है। उसे राठौर परिवार की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। उसके इरादे बिल्कुल भी साफ नहीं हैं। वह दुष्ट लड़का उजाड़ जाति से जुड़ा हुआ है और कौन जानता है, हो सकता है कि वह भविष्य में मानव जाति के साथ भी विश्वासघात कर दे। अगर मुझसे पूछा जाए तो हमें उसे जल्दी से राठौर परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर मेरी चले तो मैं उसकी साधना शक्ति नष्ट कर दूं ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। लेकिन मैं जानती हूं कि कुलमाता दयालु है, इसलिए भले ही इस दुष्ट लड़के के इरादे खराब हों, फिर भी राठौर परिवार पर उसका कुछ उपकार है, इसलिए हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि अगर हम उसे राठौर परिवार से बाहर निकाल दें तो शौर्य परिवार खुद ही उससे निपट लेगा। इस तरह हम पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा और हमें भविष्य में कोई परेशानी भी नहीं होगी। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा। इसके अलावा वो दुष्ट लड़का बहुत लालची भी है। उसने शौर्य चौहान और 1000 हाथ एल्डर दादी की अंतरिक्षीय अंगूठियां भी हथिया लीं। उसमें रखे सारे कीमती सामान अपने पास रख लिए। उन वस्तुओं में शौर्य चौहान की साथी तलवार और प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक ग्रंथ भी शामिल थे। अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो उसे ये सब चीजें यहीं छोड़नी होंगी। वास्तव में शौर्य चौहान और 1000 हाथ एल्डर दादी को राठौर परिवार ने पकड़ा था और उनकी शक्ति को हमने ही सीमित किया था। अर्जुन ने तो बस थोड़ी सी जानकारी दी थी, तो उसे इन सारी चीजों पर अधिकार क्यों मिलना चाहिए? कुलमाता, आपको भी पता है कि उजाड़ जाति हमेशा से मानव जाति पर नजर रख रही है। जिस दिन युद्ध होगा, कौन जानता है कि ये दुष्ट लड़का क्या गद्दारी करेगा। अगर उस समय भी हमने उसे अपने परिवार में रखा तो हम मानव जाति के सबसे बड़े गुनहगार कहलाएंगे। शकुंतला राठौर ने कुलमाता को डराने के लिए अपनी कल्पना को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये सुनकर कुलमाता का चेहरा गंभीर हो गया। ये सब तुम्हें शौर्य चौहान ने बताया? छोटा हूं। शकुंतला राठौर का दिल धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। कुलमाता का बदला हुआ चेहरा देखकर वह समझ नहीं पाई कि कुलमाता क्या सोच रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शकुंतला राठौर ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि शौर्य चौहान का चरित्र बहुत घटिया है, लेकिन वह इस मामले में शामिल था, इसलिए उसकी कही बातें जांची जा सकती हैं। लेकिन अगर तुमने ये सब उसकी बातों से नहीं सुना तो मतलब ये सब तुम्हारी अपनी कल्पना है। कुलमाता के बदले हुए स्वर को सुनकर शकुंतला राठौर डर गई। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन जो मैंने कहा वह असंभव भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कुलमाता ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, तारांकन, तुम लोग सिर्फ दूसरों के बारे में बुरी बातें फैलाते रहते हो और मुझसे किसी की बुराई करने आते हो। इसके अलावा तुम लोग प्रतिभाशाली लोगों को बदनाम करने के अलावा कुछ और कर भी क्या सकते हो?
अगर हमारे परिवार में सिर्फ ऐसे ही गप्पी लोग होते और कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं होता, तो इस बार हमारा राठौर परिवार चौहान परिवार के हाथों बर्बाद हो चुका होता। 10,000 सालों में हमारा पूरा वंश मिट चुका होता। मैं शकुंतला राठौर के शब्द गले में अटक गए। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कुलमाता आमतौर पर बहुत सख्त रहती थी, इसलिए जब तक वह क्रोधित नहीं होती तब तक कोई यह नहीं समझ पाता कि वह क्या सोच रही है। अगर कोई बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देता जो उनकी सोच के खिलाफ होता, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। जाओ, दीवार की ओर मुंह करके 10 दिनों तक अपनी गलतियों पर विचार करो। कुलमाता की आवाज ठंडी थी। शकुंतला राठौर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने अपने शब्दों को निगल लिया और चुपचाप वहां से चली गई। शकुंतला राठौर के जाने के बाद भी कुलमाता का चेहरा गंभीर बना रहा। उनके दिल में वह स्वाभाविक रूप से अर्जुन की ओर झुकी हुई थी। असल में उन्हें अर्जुन बहुत पसंद था। वह युवा था और उजाड़ स्वर्ग तकनीक में बेहद प्रतिभाशाल बड़ी ही था। उसका भविष्य उज्ज्वल था। उसकी मानसी से भी अच्छी मित्रता थी। ऐसा व्यक्ति मानसी के भविष्य के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता था। कुलमाता को यह कोई समस्या नहीं लगती थी कि अर्जुन की एक उजाड़ जाति की बहन थी, जिसका उपनाम अलग था, लेकिन वह इस बात से चिंतित थी कि कहीं उसका सच में उजाड़ जाति से कोई गहरा संबंध तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक अनमोल रत्न की तरह होगा जिसमें एक घातक दोष छिपा हो। इसलिए भले ही कुलमाता ने शकुंतला राठौर को डांटा था, फिर भी उन्हें अर्जुन से जुड़ी बातों की जांच करवानी थी। शकुंतला राठौर की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत पसंद के कारण अर्जुन की बातों पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं था। आदेश भेजो, परिवार नियम हॉल से किसी को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। कुलमाता ने अपनी एक दासी को आदेश दिया। राठौर परिवार का परिवार नियम हॉल परिवार के अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। अधिकतर समय उन्हें कुछ विशेष मिशनों पर भी भेजा जाता था। कुलमाता ने योजना बनाई थी कि परिवार नियम हॉल के लोग पूर्वी क्षेत्रों में जाकर अर्जुन के बारे में पूरी जांच करें। वह ये जानना चाहती थी कि अर्जुन ने वहां कोई असामान्य हरकत तो नहीं की थी। जी, आदेश का पालन होगा। दासी वहां से चली गई, लेकिन कुलमाता अभी भी चिंतित महसूस कर रही थी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कि अर्जुन ने शौर्य चौहान और 1000 हाथ एल्डर दादी की कीमती वस्तुएं रख ली थीं। वह सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि उजाड़ जाति के साथ अपने संबंधों की वजह से कहीं वह उजाड़ जाति का पक्ष तो नहीं लेगा। उसी रात राठौर परिवार के परिवार नियम हॉल के लोग पूर्वी क्षेत्रों की ओर रवाना हो गए, लेकिन कुलमाता ने अर्जुन को बुलाकर कोई सवाल नहीं किया, इसलिए वह जैद बांस पर्वत पर ही रुका रहा। 3 दिन बाद चौहाना परिवार के लोग राठौर परिवार के पास पहुंचे। वे बातचीत करने आए थे, साथ ही वे महान सम्राज्ञी रहस्यमय क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी लाए थे। चौहान परिवार के आगमन का माहौल पहले की तुलना में पूरी तरह अलग था। रतनगढ़ दुनिया के एक बड़े परिवार के उत्तराधिकारी को पकड़ लिया गया था और उसे लगभग हृदय चीरने जैसी भयानक सजा दी जाने वाली थी। ये चौहान परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उनके पास अब कोई और चारा नहीं था, उन्हें आना ही पड़ा। इस मामले में असल में गलती चौहान परिवार की ही थी। राठौर परिवार ने इस बात को जानबूझकर सबके सामने उजागर कर दिया था। उनके सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो चुका था, जिससे चौहान परिवार की बहुत बदनामी हुई। अब चौहान परिवार के कई एल्डर्स, 1000 हाथ एल्डर दादी और उनके परिवार का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा शौर्य चौहान सब राठौर परिवार की गिरफ्त में थे। इतने सारे तरंगढ़ दुनिया के परिवारों के सामने चौहान परिवार को यह अपमान चुपचाप सहना पड़ा। उन्हें किसी भी हालत में शौर्य चौहान को वापस लेकर जाना था, वरना चौहान परिवार के लोग इसे बहुत निर्दयी कदम मानते। साथ ही अन्य परिवारों की नजरों में वे निष्ठुर और निर्मम समझे जाते। रही बात राठौर परिवार से बदला लेने की, तो वह भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। राठौर परिवार के युद्ध मैदान में दोनों परिवार आमने सामने खड़े थे। उनकी नजरें टकरा रही थीं, जैसे किसी भी पल चिंगारियां भड़क सकती थीं। ये युद्ध मैदान पहले से ही एक भयानक जगह थी, जहां हमेशा युद्ध का माहौल रहता था, और अब जबकि राठौर परिवार और चौहान परिवार के बीच सारे रिश्ते बिगड़ चुके थे, कुलमाता ने उनके लिए कोई अलग से अतिथि कक्ष तैयार नहीं कराया, बल्कि बातचीत के लिए इसी युद्ध मैदान को चुना गया। युद्ध मैदान लगभग 1000 फीट लंबा था। बीच में कुछ साधारण कुर्सियां और टेबल रखी गई थीं, जहां दोनों परिवारों के एल्डर्स बैठे थे। युद्ध मैदान के चारों ओर राठौर और चौहान परिवार के युवा शिष्य और बच्चे खड़े थे।
ये सभी प्रतिभाशाली युवा एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। इन युवाओं के लिए ये गर्व की बात थी कि उन्हें इस महत्वपूर्ण बातचीत में परिवार का समर्थन करने के लिए बुलाया गया था। इसलिए वे सभी जोश से भरे थे। लेकिन जब उनकी नजरें कुलमाता के पास खड़े दो लोगों पर गईं, तो उनके दिलों में ईर्ष्या और जटिल भावनाएं उमड़ने लगीं। वे दो लोग थे, राठौर परिवार की सबसे प्रतिभाशाली बेटी मानसी और अर्जुन। अब सभी को पता चल चुका था कि विहान सिन्हा पहले अर्जुन के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी पहचान बदल ली थी। युद्ध मैदान में अर्जुन कुलमाता के ठीक बगल में खड़ा था। वह मानसी के साथ खड़ा था, जिससे उसकी स्थिति बाकी युवाओं से अलग और ऊंची लग रही थी। शकुंतला राठौर पास ही बैठी थी। उसने अर्जुन को गुस्से भरी नजरों से देखा। अभी अभी उसका दंड समाप्त हुआ था और जैसे ही वह इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बाहर आए, उसने देखा कि अर्जुन सीधे कुलमाता के बगल में खड़ा था। ये देखकर उसका दिल जल उठा। कुलमाता को अच्छी तरह पता था कि अर्जुन के उजाड़ जाति से संबंध है, फिर भी वह उसे इतनी विशेष जगह दे रही थी। पूरे युद्ध मैदान का माहौल बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। चून की बैठक युद्ध मैदान में हो रही थी, हर कोई सोचने लगा कि कहीं यह वार्ता असफल रही तो दोनों परिवारों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। अर्जुन महसूस कर सकता था कि इस बैठक में एल्डर्स के अलावा सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। अब कुछ भी छुपा नहीं था। चौहान परिवार पहले ही जान चुका था कि वह असल में अर्जुन है। यही वह लड़का था जिसने चौहान परिवार की पूरी योजना नष्ट कर दी थी और उन्हें सबके सामने अपमानित कर दिया था। चौहान परिवार के एल्डर्स भले ही अपनी नाराजगी को दबा सकते थे, लेकिन उनके युवा योद्धा बिना किसी झिझक के अर्जुन को गुस्से से घूर रहे थे। वही है वो, एक दुबला पतला युवक युद्ध मैदान का। दूसरी ओर अर्जुन को जहरीले सांप की तरह घूर रहा था। उसकी त्वचा पीली थी और वह बीमार सा दिखता था, लेकिन उसकी झुकी हुई आंखें बेहद तीखी थीं। पूरा व्यक्तित्व एक क्रूर गिद्ध की तरह था। अगर वह दुश्मन जिसने शौर्य चौहान को हराया मेरे हाथ लग जाता तो मेरी परिवार में प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती। लेकिन अफसोस वह बहुत छोटा है और बस उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर ध्यान देता है। उसकी युद्ध क्षमता कोई खास नहीं है। उसे हराने में कोई गर्व की बात नहीं। दुबले पतले युवक ने हल्के से अपने अंगूठे से नाक को रगड़ा। इस युवक का नाम नमन चौहान था। वह चौहान परिवार में शौर्य चौहान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि शौर्य चौहान को परिवार का उत्तराधिकारी मान लिया गया था, लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा हो सकती थीं। नमन, जो शौर्य से छोटा था, अपनी खतरनाक छवि के लिए प्रसिद्ध था। वह शौर्य चौहान से बिल्कुल अलग था। जहां शौर्य चौहान शांत स्वभाव का था, वहीं नमन चौहान बेहद रक्तपिपासु था। उसने 12 साल की उम्र से ही परिवार के मिशन लेने शुरू कर दिए थे। उसका पहला मिशन एक छोटे से डकैत गिरोह का सफाया करना था। उस गिरोह के सैकड़ों लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। इसके बाद नमन हत्या के उग्र मार्ग पर चल पड़ा। जिन लोगों को उसने मारा वे शायद ही कभी अपने शवों को सही सलामत रख पाते थे। नमन, लापरवाही मत करना, चौहान परिवार का नेतृत्व कर रहे एक एल्डर ने धीरे से चेतावनी दी। नमन चौहान ने अर्जुन की ओर घूरते हुए होठों के किनारे से अपनी जीभ फिराई। मुझे पता है, पैट्रियार्क ने जो आदेश दिया है वह मैं पूरी तरह से पूरा करूंगा। इसी समय अर्जुन, जो कुलमाता के पास खड़ा था, उसे महसूस हुआ कि कोई सांप जैसी आंखें उसे घूर रहा है। उसने हल्का सा सिर घुमाया और नमन चौहान को देखा। नमन चौहान ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें थोड़ी सनकरी की। यह आदमी, अर्जुन ने हल्की भौहें चढ़ाए। चौहान परिवार से उसे बहुत ज्यादा दुश्मनी मिल चुकी थी। अर्जुन ने भले ही चौहान परिवार को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सिर्फ शौर्य चौहान को हराने भर से कई चौहान परिवार के शिष्यों की आंखों में वह खटकने लगा था। खासतौर पर वे लोग जो शौर्य चौहान की जगह हासिल करना चाहते थे, उसे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मान चुके थे। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को अचानक एक भारी दबाव महसूस हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये दबाव कहां से आ रहा था। बस ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर कोई पहाड़ आ गिरा हो। यह लोग हैरान रह गए। कई कमजोर शिष्य तो गिरने की कगार पर पहुंच गए। सबने ऊपर आकाश की ओर देखा और पाया कि एक गहरा काला बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। यही भारी दबाव उस काले बादल से आ रहा था। चौहान कुलपति का आगमन। कुलमाता ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि चौहान कुलपति यहां पहुंच चुके हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समझौते के लिए वह यहां आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बिना नहीं रह सकते थे। अगर वह न आते, तो अगर राठौर परिवार को इन लोगों को खत्म करने का कोई भी विचार आ जाता, तो पूरी चौहान परिवार की ताकत कमजोर हो जाती।
जैसे ही काले बादल से यह भारी दबाव फैलने लगा, राठौर परिवार के कुछ पर्वतों से कई मजबूत युआन क्यूई की रोशनी आसमान की ओर उभरी, जो इस दबाव का सामना करने के लिए भेजी गई थी। अब दोनों शक्तियां आकाश में टकराने लगीं। तुरंत ही एक शक्तिशाली हवा पूरे मैदान में फैल गई। सभी लोगों के कपड़े और बाल हवा में उड़ने लगे। राठौर परिवार के महा एल्डर्स का हस्तक्षेप। ये सभा भले ही नाम से एक बातचीत थी, लेकिन छोटी ईना असल में ये चौहान परिवार और राठौर परिवार के शीर्ष योद्धाओं की शक्ति का एक टकराव था। वहां मौजूद युवा शिष्य और योद्धा अपने दिलों में उत्साह महसूस कर रहे थे। जब हवा और बादल टकराने लगे, तब राठौर परिवार के महा एल्डर्स ने उनकी रक्षा करने के लिए अपने युआन कौई को फैलाया। अब सभी को अचानक बहुत हल्का महसूस होने लगा। इस समय कुलमाता राठौर ने कहा, महान महारानी, रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी कहाँ है? लोग कहाँ हैं? चौहान परिवार के प्रमुख एल्डर ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। उन्हें लाओ। राठौर परिवार के एक एल्डर ने ताली बजाई। थोड़ी देर बाद कुछ राठौर परिवार के गार्ड चौहान परिवार के एल्डर्स को सामने लेकर आ। उनके आगे दो लोग थे, शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी। वे जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके बाल अस्त व्यस्त और बिखरे हुए थे। उनके चेहरे खून से सने हुए थे। वे बिल्कुल मृत्युदंड पाने वाले कैदियों की तरह लग रहे थे। जैसे ही शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी की ये दुर्गति देखी गई, चौहान परिवार के लोगों के चेहरे तमतमा उठे। चौहान परिवार के प्रमुख एल्डर्स की भौहें तन गईं और उनका चेहरा गुस्से से खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है? शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी की ये दयनीय हालत सीधे चौहान परिवार के चेहरे पर तमाचा था। उन्हें कैद में रखना था तो हमें उनकी शक्ति को बाधित करना जरूरी था। उन्हें जंजीरों में बांधना बस हल्की सी सजा देने के लिए था। अगर ऐसा न करते तो हर कोई सोचता कि हमारा राठौर परिवार कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी आ जा सकता है। कुलमाता राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन ने जो कुछ भी किया था, उसे कुलमाता राठौर की मौन सहमति प्राप्त थी। आखिरकार वह खुद भी शौर्य चौहान को छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। इस समय न केवल चौहान परिवार के लोग, बल्कि राठौर परिवार के लोग भी हिल गए। इस अर्जुन ने सच में बहुत निर्दयता दिखाई थी। एल्डर स्टैंड में मास्टर शेन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कड़ाके की ठंड में गर्माहट जैसी खुशी महसूस की जब उसने शौर्य चौहान और उस बूढ़ी डायन को इस हाल में देखा। कमाल कर दिया, उसने मन ही मन कहा। उसे हजार हाथ एल्डर दादी कभी पसंद नहीं थी और अब अर्जुन ने उसे अच्छी सजा दे दी थी। बस हल्की सी सजा। चौहान परिवार के प्रमुख का चेहरा और भी काला पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिजली जैसी गति से शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी की कलाई पकड़ ली। ओह! एल्डर ने ध्यान से जांच की। शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी दोनों घायल थे। उनकी मेरिडियंस क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ये चोटें मामूली नहीं थीं, लेकिन अगर अच्छी औषधियां दी जाएं, तो इन्हें ठीक किया जा सकता था। हालांकि ये बिल्कुल भी वह हल्की सी सजा नहीं थी जैसा कुलमाता राठौर ने बताया था। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? एल्डर ने पूछा। शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। दोनों को अर्जुन से गहरी घृणा थी। शौर्य चौहान ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो देता है तो उसे अपमान सहना ही पड़ता है। वह अर्जुन एक नीच इंसान है, लेकिन उसने हम पर कोई घातक वार नहीं किया। हमें बस शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी और हमारी मूल शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही शौर्य चौहान ने ये कहा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह जबरदस्ती साथ जहरीली दिव्य यिन गोली खिलाए जाने के दर्द को नहीं भूल सकता था। फिर भी उसे मजबूरी में कहना पड़ा कि उसे बस को शारीरिक पीड़ा हुई थी। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। यह दुश्मनी अब कभी नहीं मिटने वाली थी, सिर्फ कुछ शारीरिक पीड़ा। मुख्य एल्डर ने गहराई से शौर्य चौहान को देखा और कहा, शौर्य, तुम्हारी आत्मा शायद बहुत अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ये झटका तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। मुख्य एल्डर केवल सांत्वना दे सकता था। शौर्य चौहान ने अपने मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून उसकी हथेली में चुभने लगे, लेकिन वह बस इतना ही कह सका, जूनियर समझता है। वह अपने मुख्य एल्डर को यह नहीं बता सकता था कि उसने कालकोठरी में क्या क्या सहा था। अगर दूसरों को पता चलता तो इससे केवल उसकी बेइज्जती होती और कुछ नहीं। इसके अलावा इससे उसके दुश्मनों को यह भी पता चल जाता कि उसकी मेरिडियंस क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उसका भविष्य खतरे में है। इससे वे और अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते। इस अपमानजनक स्थिति ने शौर्य चौहान को अंदर ही अंदर जलाकर रख दिया, लेकिन वह बस चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
अब जब तुमने उन्हें देख लिया है तो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी कहाँ है? कुलमाता राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उनके पास खड़े राठौर परिवार के एक एल्डर ने एक आत्मा अनुबंध निकाला। इस अनुबंध में और भी जटिल रून बने हुए थे। इसकी गुणवत्ता बहुत उच्च थी। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए था कि चौहान परिवार एक सच्ची जानकारी वाला जेड स्क्रॉल देगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करता था कि शौर्य चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी की जान को कोई खतरा न हो। चौहान परिवार के मुख्य एल्डर ने ठंडी सांस ली और अपने अंगुली पर एक कट लगाया। फिर उसने अपनी उंगली से एक खून की बूंद आत्मा अनुबंध पर टपका दी। लो, ये लो। इसके बाद एक जेड स्क्रॉल उसकी हथेली से निकलकर बाहर आया। ये तेजी से उड़ रहा था, बिल्कुल एक सफेद बिजली का बड़ी ही तरह। इसमें चौहान परिवार के मुख्य एल्डर की ऊर्जा भरी हुई थी। इसके उड़ने की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि यह किसी भी सामान्य संत की जान लेने में सक्षम हो सकती थी। ये चौहान परिवार और राठौर परिवार के बड़े एल्डर्स के बीच एक प्रतियोगिता थी। यहाँ तक कि बातचीत भी बहुत तनावपूर्ण थी। कुलमाता राठौर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। उनके हाथों से एक सफेद चमक निकली जिसने जेड स्क्रॉल को आसानी से रोक लिया। उन्होंने तुरंत जेड स्क्रॉल की सामग्री की पुष्टि की, फिर सिर हिलाया। उसके बाद आत्मा अनुबंध अपने आप जलने लगा। थोड़ी ही देर में यह एक लाल भूतिया आग में बदल गया, फिर जलकर गायब हो गया। जैसे ही भूतिया सिर नष्ट हुआ, उसकी शाप शक्ति भी समाप्त हो गई। इसका मतलब था कि जेड स्क्रॉल में कोई समस्या नहीं थी। अब जब समझौता पूरा हो चुका था तो कुलमाता राठौर ने सख्त स्वर में कहा, इन्हें बाहर निकालो। वह नहीं चाहती थी कि चौहान परिवार के लोग एक पल भी राठौर क्षेत्र में और रुके। जैसे ही चौहान परिवार के लोग जाने लगे, उनके एक महान एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, इसका बदला लिया जाएगा। आज तुम्हें थोड़ी जीत मिल गई, लेकिन भविष्य में हमारा चौहान परिवार इसे वापस लेगा। ये कहकर वह अपने हवाई जहाज की ओर बढ़ गया। उसके पीछे चौहान परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। जैसे ही वे बादलों में विलीन हुए, उनकी भयंकर ऊर्जा का दबाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन तभी अर्जुन, जो कुलमाता राठौर के पास खड़ा था, उसने अचानक अपने दिल में एक घातक ठंडक महसूस की। एक भारी हत्या की मंशा, किलिंग इंटेंट उसके ऊपर आ गई थी। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी सांस थाम ली। उसे साफ पता था कि दूर काले बादलों में कोई क्रूर और निर्दयी आंखें उसे गहराई से देख रही थीं। सिर्फ एक नजर ने ही उसके पूरे शरीर को सुन्न और ठंडा कर दिया था। चौहान कुलपति, ये वह पुराना व्यक्ति था जिसे पहले भी शेफर्ड बॉय और एक प्राचीन दिव्य शेर मिलकर भी पूरी तरह हरा नहीं सके थे। और अब उसने खास तौर पर अर्जुन को देखा था। सिर्फ एक नजर ने अर्जुन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह फिर से एक सामान्य इंसान बन गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे वह नग्न अवस्था में बर्फीले तूफान में खड़ा हो। ये बर्फीली ठंड इतनी भयानक थी कि उसका रक्षा करना असंभव था। अर्जुन, कुलमाता राठौर जो उसके पास ही खड़ी थी, उन्होंने तुरंत अपना हाथ उसके दिल के पास रखा। उनकी गर्म ऊर्जा अर्जुन के शरीर में प्रवाहित हुई। इसके साथ ही अर्जुन का चेहरा थोड़ा सामान्य हो गया। क्या तुम ठीक हो? राठौर परिवार की प्रमुख ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद कुलमाता, अर्जुन ने सिर हिलाया। चौहान कुलपति की एक नज़र ही उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें ले आई थी। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी भारी तनाव में थी और हल्का दर्द महसूस हो रहा था। तो ये थी रतनगढ़ दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत। वो बूढ़ा राक्षस एक जूनियर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। कुलमाता ने नफरत भरी नजरों से दूर जाते हुए काले बादलों को देखा। चौहान कुलपति की आखिरी नजर में उसकी इच्छा समाई हुई थी। भले ही वह यहाँ अर्जुन को मार नहीं सकता था, लेकिन उसकी वह एक नजर ही एक घातक चेतावनी देने के लिए काफी थी। चौहान कुलपति का ये व्यवहार साफ दर्शाता था कि वह इस पूरे मामले को लेकर बहुत गुस्से में था। राठौर और चौहान परिवार रतनगढ़ दुनिया के सबसे बड़े परिवारों में से थे। यदि दोनों पक्ष बिना कुछ सोचे समझे युद्ध करते तो दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ता। ऐसी स्थिति कोई भी नहीं चाहता था। इस हालात में चौहान कुलपति को ये सब सहना पड़ा, लेकिन उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए पीछे हटना भी किसी बड़ी कीमत से कम नहीं था। अर्जुन, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुमने चौहान परिवार को नाराज कर दिया है, इसलिए रतनगढ़ दुनिया में घूमते समय सतर्क रहना। लेकिन जब तक तुम राठौर परिवार में हो तब तक तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जाएगी। हमारा परिवार तुम्हें सुरक्षित रखेगा, कुलमाता ने अर्जुन से कहा। इस समय राठौर परिवार के कई एल्डर्स अपने शिष्यों के साथ जा चुके थे। अब कुलमाता के पास केवल कुछ ही लोग रह गए थे, जिनमें मानसी और अर्जुन शामिल थे।
अर्जुन ने मन से कहा, धन्यवाद कुलमाता, ये हमारा कर्तव्य है। तुम्हारी वजह से ही हमने चौहान परिवार की चालाकी को समय पर समझ लिया। अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं अपनी बढ़ती उम्र के कारण उनकी चाल में फंस जाती। अगर मैं चौहान परिवार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो न केवल मानसी को नुकसान पहुंचता बल्कि पूरा राठौर परिवार संकट में आ जाता। अर्जुन, तुम हमारे परिवार के लिए एक उपकारी हो। शुरुआत में यह विवाह संबंध दोनों परिवारों के लिए लाभकारी था, लेकिन जब पता चला कि वह अवशेष दोषपूर्ण है तो ये केवल चौहान परिवार के लिए लाभदायक होता, जबकि राठौर परिवार को धोखा मिल जाता। कुलमाता, आप बात को बहुत बड़ा बना रही हैं। ये सब मेरे लायक नहीं है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा। कुलमाता मुस्कुराए। उन्हें अर्जुन का ये स्वभाव बहुत पसंद आया कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद उसमें अहंकार नहीं था। अर्जुन, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक अपने विवाह के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो तुम राठौर परिवार की किसी भी लड़की को चुन सकते हो। ये सुनकर अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने झेपते हुए अपने गाल को छुआ और कहा, मैं अभी छोटा हूं, ये सब जरूरी नहीं है। स्पष्ट था कि कुलमाता चाहती थी कि अर्जुन राठौर परिवार में अपनी जड़ें जमा ले। कुछ दूरी पर खड़ी मानसी की दादी यह सुनकर असंतुष्ट हो गईं। कुलमाता, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उन्हें अर्जुन और उजाड़ जाति के बीच के रिश्ते पर संदेह था। वे नहीं चाहती थी कि एक अज्ञात पहचान वाला व्यक्ति, जिसकी मंशा संदिग्ध हो सकती है, राठौर परिवार में स्थायी रूप से बस जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने जो पहले कहा था वह सब व्यर्थ हो जाएगा। ओह! कुलमाता की भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने शकुंतला को घूर कर देखा। शकुंतला अचानक चुप हो गईं। हालांकि वह अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह कुलमाता की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। कुलमाता ने अर्जुन की ओर देखा और उनका चेहरा फिर से एक सौम्य मुस्कान में बदल गया। तुम अब छोटे न बड़ी ही रहे। बहुत से आम लोग 15 साल की उम्र में ही शादी कर लेते हैं। योद्धाओं के लिए शादी थोड़ी देर से हो सकती है, लेकिन सगाई जल्दी भी हो सकती है। मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर कुछ ऐसी तकनीकें होती हैं जिनमें साथी के साथ मिलकर साधना करने से तेजी से प्रगति होती है। मेरे राठौर परिवार में भी ऐसी तकनीकें हैं। तुम इनमें से कोई भी चुन सकते हो। और हाँ, तुम अपने साथी को भी खुद चुन सकते हो। जैसे ही तुम किसी को पसंद करोगे, मैं खुद तुम्हारी शादी का प्रबंध कर दूंगी। वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए कुलमाता ने बिना किसी झिझक के ये सब कह दिया। ये सुनकर पास खड़ी मानसी का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। वह अब भी शुद्ध हृदय की थी, इसलिए कुलमाता की इस तरह की खुली बातचीत से वह थोड़ी असहज हो गई। कुलमाता सच में अर्जुन की शादी को लेकर बहुत गंभीर हैं। मानसी ने मन ही मन सोचा। कुलमाता खुद अगर किसी विवाह के लिए आगे आती तो वह विवाह निश्चित ही तय हो जाता। इसके अलावा परिवार में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो अर्जुन को नापसंद करती हो। ये सोचते ही मानसी ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली। अब अर्जुन एक तेजस्वी युवा बन चुका था। उसकी मासूमियत वाली शक्ल अब गंभीर और परिपक्व दिखने लगी थी। उसके हाव भाव में भी एक गहरी शांति थी। साथ ही उसकी अद्भुत प्रतिभा और उज्जवल भविष्य को देखकर कौन सी लड़की आकर्षित नहीं होती। उसे 1 महीने पहले हुए उत्सव की याद आई, जहां कई युवा लड़कियां अर्जुन के आसपास चिड़ियों की तरह मंडरा रही थीं। वे केवल परिवार के एल्डर्स के कहने पर अर्जुन के करीब नहीं जा रही थीं, बल्कि वे खुद अर्जुन को जानना चाहती थीं। ये सोचकर मानसी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जब उसने पहली बार अर्जुन से क्लाउड वाइल्डनेस में मुलाकात की थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना प्रभावशाली युवक बन जाएगा। अर्जुन, इसे अच्छे से सोचो। अगर तुम चाहो तो राठौर परिवार की लाइब्रेरी में जाकर कोई भी साधना तकनीक चुन सकते हो। कुलमाता ने उन लोगों को भेजा था जिन्होंने कुछ ही समय में अर्जुन के पिछले महीनों में हुए घटनाक्रम की पूरी जांच कर ली थी। जब प्रमुख ने सब कुछ सुना तो उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन ने अपनी बहन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर शौर्य चौहान को रोका था। इस बात ने कुलमाता के मन में अर्जुन के प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि अर्जुन रिश्तों की कदर करने वाला व्यक्ति है और ऐसे लोग भरोसे के लायक होते हैं। इसके विपरीत अगर अर्जुन अपने परिवार को नजरअंदाज कर देता और खुद को न्यायप्रिय दिखाने के लिए अपनी बहन को त्याग देता तो वह सच में एक खतरनाक व्यक्ति होता। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन एक ऐसा प्रतिभाशाली युवक था जिसे समर्थन और मार्गदर्शन देना चाहिए। इसलिए कुलमाता ने अर्जुन को अपने परिवार से जोड़ने का निश्चय किया। अगर अर्जुन राठौर परिवार की किसी लड़की को पसंद कर लेता तो धीरे धीरे उस लड़की का स्थान अर्जुन के दिल में बन जाता।
और फिर अर्जुन के उजाड़ जाति की ओर जाने की संभावना समाप्त हो जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।